नमस्कार। आज आप सबसे मैं इस पेज पर मुखातिब हूँ और अर्पण जी का विशेष रूप से आभार। और आप में से जो भी मित्र मुझे सुन रहे हैं वो मुझे बताएंगे कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा। जी, आपके कमेंट्स में नहीं देख पा रहा हूँ। अगर आप में से कोई मुझे कमेंट करके बता देगा कि जी नमस्कार, स्वागत जन सुविधा के इस पेज पर आपके इस पुस्तकालय की इन सेवाओं को मैं सलाम करता हूँ। जी मित्रों, आज जैसे कि अर्पण कुमार जी से बात हुई थी और मुझे कुछ अपनी जी आवाज़ आ रही है? शुक्रिया, बस मैं यही जानना चाह रहा था। जैसे कि अर्पण कुमार जी से आज बात हुई थी कि हम लोग लाइव 7 बजे आपके इस पेज पर मुलाकात करेंगे, लेकिन कुछ और बातें इस बीच में घटित हुई। और वो ये कि जिस तरह से हाथरस की घटना हुई और उत्तर प्रदेश हाथरस में जिस तरह से मामला सामने आया एक बच्ची की हत्या और बलात्कार का, तो मन बड़ा क्या कहूँ कि दुखी था और खिन्न था। और किसी भी तरह की बात करना उस विषय के अलावा ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग हम जो भी रचनाकार होते हैं तो अपने आसपास के समाज से, अपने वातावरण से हम लोग जो चीज़ें उठाते हैं, तो कई बारी जब कहानियाँ इस तरह की सामने आती हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये यथार्थ जो है वो उस रूप में नहीं आ रहा जिस रूप में आना चाहिए था, या हम उसको शायद बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि मेरा पहला कहानी संग्रह हनिया तथा अन्य कहानियाँ आया था, जिसमें एक दलित स्त्री की कहानी थी हनिया, और वो बुंदेलखंड की स्त्री थी। और वो लड़की जो है एक गरीब दलित परिवार से आती है, और उस गरीब दलित परिवार में वो भूमिहीन किसान हैं, मजदूरी करते हैं खेतों में, और वो उसकी बेटी है। और जब उनके खेत में कोई काम गांव में नहीं रह जाता तो वो एक कस्बे में जो है आती है, और किसी बड़े परिवार में एक वहाँ का जो खनन माफिया है उसके घर में शादी है, और वो शादी में उसको एक मजदूर का काम मिल जाता है, जैसे रोजंदारी पे। तो उस माहौल में जब वो अपनी रोजंदारी में वो काम शुरू करती है तो वहाँ उसके संग एक घटना घटती है कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, और चोरी के इल्ज़ाम में वो लोग उसे पकड़ के थाने ले जाते हैं। अब आप समझते हैं कि एक खनन माफिया है और एक सवर्ण परिवार है, वहाँ पे एक गांव से आई एक भूमिहीन किसान की, दलित परिवार की एक बच्ची, एक बेटी का क्या अस्तित्व है। और वो लोग उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, और चोरी का इल्ज़ाम लगा के उसे थाने ले जाते हैं। और जब वो उसे थाने छोड़ देते हैं तो पुलिस किसकी है? जिसके पास ताकत है पुलिस उसी की है। व्यवस्था किसकी है? जिसके पास ताकत है उसी की व्यवस्था है। कानून किसका है? जिसके पास ताकत है, पैसा है, उसी का कानून है। और जो चोरी का इल्ज़ाम लगा के वहाँ ले जाते हैं तो थाने में उसके संग वो होता है जो थाने के बाहर उसके संग कभी नहीं हुआ होता है। पुलिस वाले उसे अकेला समझ के उस रात उसके संग बलात्कार करते हैं, और कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो मित्रों, जब ये कहानी छपी थी तो उस कहानी को पढ़ के लोगों ने कहा था कि नहीं, आपने जो बलात्कार की घटना लिखी है, जो एक दलित स्त्री की जो घटना आपने लिखी है, और जिस तरीके से, जिस भयावहता से वो सामने आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये अतिशयोक्ति है। ये यथार्थ को आपने बहुत, मतलब इतना कटु यथार्थ इस तरह से उसमें सामने रख दिया। तब मैंने उनको ये बात कही थी, जब इसमें इस बात पे हंस में भी इस पे बात चली थी, तो मैंने उनको ये कहा था कि मित्रों, जिस तरीके का यथार्थ मैंने बुंदेलखंड में दलित परिवारों में और इस तरह से जातिवाद के चलते देखा है, इस तरह की रंजिशों में चलते देखा है, वो इससे भी ज़्यादा भयावह है।
शायद मैंने कहानी में लिखने के लिए मेरे पास वैसी भाषा नहीं है कि मैं उतना कटु, उतना क्रूर, उतना भयावह हो नहीं सकता। तो जो मैंने लिखा है, जो आपको ज़्यादा भयावह लिख रहा है, वो शायद ऐसा है नहीं। तो डॉक्टर सुनीता जी सुन रही हैं, उन्होंने हनिया कहानी पढ़ी है और वो जानती हैं कि उस समय ये डिबेट उठा था कि बलात्कार जैसी घटना को इतना रूथलेसली और इतना स्पष्ट आपने लिखा है और उसकी पीड़ा को ऐसे ऐसे दर्शाया है उसमें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद उसी तरह दलित स्त्री की साथ बलात्कार की घटना पर हनिया कहानी थी, उसके बाद खरोंच कहानी थी और ऐसी कई कहानियां हैं। तितली कहानी थी, तो तितली में घटना एक शहरी मध्य वर्ग की लड़की के साथ होती है। खरोच में वही घटना जो है एक आदिवासी लड़की के साथ होती है जो कि खुद पुलिस में है और उसके महकमे के लोग ही उसके संग ऐसी जोर जबरदस्ती करते हैं। और हनिया में तो वो गांव की एक भूमिहीन किसान की दलित स्त्री थी। तो जब वो कहानियां मैं लिख रहा था तो मैं सोचता था कि शायद समय बदलेगा और एक समय में हमारी कानून व्यवस्था बेहतर होगी और आगे जाके ये घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि हनिया को लिखे हुए आज लगभग मुझे 15-16 साल हो गए और आज जो हाथरस की घटना हुई है तो स्थितियां बदली नहीं हैं, बेहतर नहीं हुई हैं, बल्कि वो बद से बदतर हो गई हैं। आज मतलब जो ये घटना बच्ची के संग हुआ या जो और घटनाएं हमारे सामने हर साल कोई ना कोई ऐसा हादसा आता है, बल्कि हर महीने ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं से सामने आती हैं कि दिल दहल जाता है। और आज बहुत मन था कि मैं आपसे डोमिनिक की वापसी की बात करूं और उस पर अभी अभी हाल ही में इंदु कथा सम्मान जो है कथा यूके का की घोषणा हुई है और उस पे उसकी रचना प्रक्रिया पे, लेकिन मन बिल्कुल उचट गया सच मानिए। और जो कि आप सबसे मेरा वादा था और मुझे आना था तो इसलिए मैं आया। लेकिन आज अच्छा होगा कि आप सब हमारे साथ हैं तो हम बात इसी विषय पर करें और इस विषय से जुड़े जो है वो साहित्य पर करें। महेंद्र कुमार जी हमें सुन रहे हैं, स्वागत है उनका। और मुखर कविता जी सुन रही हैं, सुनीता जी सुन रही हैं। और इस जन सुलभ पुस्तकालय के इस पूरे फोरम को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। तस्नीम खान जी हमसे जुड़ गई हैं, उनका भी स्वागत। तो मैं आज इसी बारे में बात करना चाहता हूं और इसी से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और निश्चय ही अगर समय रहेगा तो मैं डोमिनिक की वापसी का भी एक अंश आपके सामने पढ़ूंगा। नमस्ते तस्नीम खान जी, स्वागत आपका। तो मित्रों, सबसे पहले तो जो रचना प्रक्रिया की मैं बात करूं अगर, तो बात वहीं से शुरू होती है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और जहां बुंदेलखंड से आता हूं, झांसी का मैं रहने वाला हूं। और झांसी में जिस तरह के परिवार में हम लोग की पालन पोषण हुआ, एक निम्न मध्यम वर्गीय कह सकते हैं, और हमारे नाना किसान थे और पिताजी सरकारी नौकरी में थे। तो एक शहर और का मध्य वर्ग और जो गांव का मध्य वर्ग, उन दोनों के संस्कार हम लोगों को मिले। और वहाँ पे बुंदेलखंड में एक जो कथा कहने की परंपरा जो थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, आप सबने सुना होगा। तो वहाँ पे क्या है कि लोकगीत और तमाम लोक नृत्य ये तो होते ही थे, साथ में हर मौसम के लिए, हर घटना के लिए एक कहानी होती थी, एक किस्सा होता था और उसको एक कहने का एक ख़ास अंदाज हुआ करता था। जैसे कहूँ कि वहाँ पे लोग कहते हैं कि वो बड़ी अच्छी कहावत है कि आमोती दामोती रानी सुनो सुनाए एक कहानी, हुंका देव तो कथा कहें और ना देव तो चुप रहें। मतलब कि अगर सुनने वाला समाज हो, अगर समझने वाला समाज हो तो कथा आगे जो है कही जाए। तो वो कथा शायद हम लोग तो विज्ञान पढ़ रहे थे, लेकिन वो कहानियाँ जो थीं, वो लोक कथाएँ जो थीं, कहीं ना कहीं हम लोग के मन में जो है वो बैठती चली जा रही थीं और उनको कहने का, उनको सुनने का, उन पर बात करने का मन होता था। और फिर वो सब चीज़ें छूट गई पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में चले आए, लखनऊ पढ़ने गए, फिर दिल्ली चले आए नौकरी के सिलसिले में। तब एक समय बाद जब फिर उन चीज़ों ने पकड़ा तो लेखन की शुरुआत दरअसल छोटी मोटी कविताओं से मैंने की थी, जैसे आमतौर पर सभी लोग करते हैं। तो कविताएं लिखना शुरू किया और उन कविताओं को लिखते हुए मुझे ये लगा कि मैं जिस ज़मीन से आता हूँ, जिस बुंदेलखंड से आता हूँ, जिस गांव देहात की कहानियाँ मेरे मन में हैं, वो विषय और वो विविधता
और वो विस्तार जो है मैं कविताओं में अपने विषय को कभी नहीं दे सकता, क्योंकि हनिया जैसी कहानी अगर आपके मन में आकार ले रही हो तो आप कभी भी कविता में इतनी विस्तार से बात नहीं कह सकते। तो मुझे लगा कि मुझे कहानी लिखनी चाहिए, और पहली कहानी गुब्बारा नाम से मैंने लिखी थी जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, और उस समय मैं 30 साल का हो चुका था, 30-32 साल का। तो तब पिता की मृत्यु पर मेरी पहली कहानी गुब्बारा मैंने लिखी, और उस समय तक मैं पढ़ता रहा था, और पढ़ने के जैसा होता है, पढ़ने के क्रम में जो भी आपके हाथ आता है आप पढ़ते हैं, क्योंकि उस तरह की हिंदी एकेडमिक तौर पे मैंने वैसे नहीं पढ़ी थी जैसे लोग एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। तो उस समय में, लेकिन मैं लिखने से पहले उदय प्रकाश को और मैत्रेयी पुष्पा जी को और संजीव को, शिव मूर्ति जी को, इन लोगों को मैं पढ़ चुका था। और जो अपने सिलेबस में होते थे, जिन लोगों की हम बात करते हैं, जिसमें प्रेमचंद, रेणु और जयशंकर प्रसाद जी, तो वो बहुत वरिष्ठ लोगों को तो पहले ही पढ़ चुका था। तो सबसे पहले जो बात जब कविता से कहानी में आई और गुब्बारा लिखी, तो मैं नहीं जानता था कि मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन वो कहानी बनी। और फिर जिसको भी मैंने पढ़वाया तो वो उनको लगा कि अरे तो अच्छी कहानी है, और फिर वो मेरे संग्रह में शामिल हुई, और वहाँ से वो कहानी की यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई। और उसका भी एक यही था कि मुझे कहानी लिखने के लिए कभी कहानी लिखना आया ही नहीं। आज भी मैं यही कहता हूँ, कई साल हो जाते हैं, एक दो साल हो जाते हैं और मेरी कोई कहानी प्रकाशित नहीं होती। तो उसका कारण यही था कि हाँ, गुब्बारा मैंने जब लिखी, मेरे पिता की मृत्यु हुई थी, और 6 महीने तक, चूँकि सारी जिम्मेदारी अचानक, एक होता है ना कि अब पिता के जाने के बाद आपके सिर पे आ जाती है, तो 6 महीने अपने पिता के दुख में मैं रो नहीं पाया था, या रोने का वक्त नहीं मिला था। तो 6 महीने बाद मुझे लगता था कि जैसे मेरे कलेजे में कुछ अटका है, कुछ एक पिन सी चुभी हुई है। और एक दिन मैंने वो कहानी लिखी, और वो सब कुछ जो मुझ पे बीता था वो एक तरह से मैंने लिखा, और अंत में उसकी वो एक कहानी की उसने रूप ले लिया। और मैं उस कहानी का पहला ड्राफ्ट पूरा करने के बाद अपनी ही कहानी दोबारा पढ़ रहा था, और पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद मैं पहली बार रोया, और खूब रोया, घंटों, मुझे पता नहीं कितने समय तक। और फिर वो कहानी बनी, और तब इस तरीके से मुझे अपनी एक, कहना चाहिए कि एक विधा मिल गई। जो मैं कविता और मैं डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट और फिल्म की स्क्रिप्ट कर रहा था, वहाँ पे एक विधा मिल गई। प्रज्ञा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रज्ञा रोहिणी जी, स्वागत है, शुक्रिया। हनिया कहानी प्रज्ञा जी ने पढ़ी है। तो इस तरह से मुझे पता नहीं था कि मेरी विधा कहानी है। अगर पिता की मृत्यु उस तरीके से ना होती और मैं कविताएं ही लिखता रहता था, थोड़ा बहुत मैंने गज़ल में भी हाथ पैर मारे, और उस समय तक मैं डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट लिखने लगा था, तो कई इंग्लिश और हिंदी की मिला के डॉक्यूमेंट्रीज लिखता था। उन पर फिल्में बनती थी, छोटी शॉर्ट फिल्में बनती थी, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, DD1 वगैरह के लिए प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के साथ। तो इस तरीके से उस घटना ने मुझे अपनी विधा दे दी। और जब गुब्बारा लिखी और उसको फिर मैंने दोबारा दूर से देखा कि हाँ यार, ये तो कहानी जैसी कोई चीज़ बनी है, तब फिर मैंने उसके बाद दूसरी कहानी शायद दुर्गा, और तीसरी कहानी तितली, और उसके बाद फिर मैंने हनिया लिखी। और जब हनिया लिखी तब मुझे समझ में आया कि मेरा लेखन में आना कहानी के लिए था शायद। और वहीं से फिर धीरे धीरे कविता कम होती गई। कविताएं मैं आज भी खूब पढ़ता हूँ, लेकिन कम लिखता हूँ। और कविताओं की आप विश्वास करेंगे कि मुझे अब लेखन में आए 20-22 साल हो गए, लेकिन अभी तक मेरी कविता की कोई किताब, उस तरह से कविता संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है, क्योंकि फिर वो कविताएं केवल अपने लिए रह गईं, स्वांतः सुखाय के लिए रह गईं, और कहानियां छपनी शुरू हो गईं। तो जहाँ भी बात होती थी तो वो कहानियों की होती थी। और इसी मतलब सिलसिले में मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, कि जब ये कहानियाँ लिख रहा था तो मुझे कहानियों का भी कोई चैनल नहीं मालूम था कि ये कैसे प्रकाशित होती हैं, क्या इनका सिस्टम है। तो मैं कहानियाँ लिखता जाता था और उनका फाइनल ड्राफ्ट करके अपने रजिस्टर में इकट्ठा करता था। और जो लेखक के तौर पे जो लिखता था वो कविताएं थीं, और मैं प्रकाशक के पास दरअसल अपनी कविताएं प्रकाशित करवाने के लिए गया था। तो जी, सुनीता जी कह रही हैं डोमिनिक की वापसी को पुरस्कार देने का चयन प्रशंसित करने वाला है। शुक्रिया सुनीता जी। तो मैं प्रकाशक के पास पहली बार जब गया तो मैं कविताएं छपवाना चाहता था। और मज़े की बात देखिए कि जब मैंने कविताएं, बात हुई उनसे और मैंने उनके पास हमने कविताएं उनको देनी चाहिए, तो उन्होंने कविताएं पढ़ी ही नहीं।
और पता नहीं कैसे उनको ये खबर लग गई थी हमारे डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट राइटिंग वाले सर्कल से कि विवेक कहानियाँ लिखते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें पता है कि आप कहानियाँ भी लिखते हैं। तो मैंने कहा हाँ लिखता हूँ, लेकिन वो तो अभी मतलब कविताएं तो दो एक जगह छप भी चुकी हैं ठीक ठाक, लेकिन कहानियाँ तो अभी कहीं छपी नहीं। तो उन्हें कोई बात नहीं, आप कविताएं अभी रुक जाइए, आप मुझे कहानियाँ दीजिए। और उस समय मुझे जो पत्र पत्रिकाओं का चैनल था वो नहीं पता था, या उस तरह से आत्मविश्वास नहीं था कि मैं अगर कहीं हंस जैसी पत्रिका में भेजूंगा तो ये छपेगी। तो मैंने अपने प्रकाशक को पूरा रजिस्टर उठा के जो है वो कहानियों का दे दिया। और साहब जब वो कहानियाँ उनको दी तो वो रख के बैठ गए, और मुझे लगा पता नहीं छापेंगे कि नहीं छापेंगे। यही सुन रखा था कि प्रकाशक पैसे लेके छापते हैं, ये वो तमाम बातें हिंदी प्रकाशन के बारे में। 3 महीने बाद उनका, ललित जी का फ़ोन आया, शिल्पायन प्रकाशन से मेरा संग्रह आया है कि साहब हमने आपकी कहानियाँ पढ़ी और पढ़वाई और अच्छी लगी और हम इन्हें छाप रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई कहानी की किताब छप रही है, और जैसा लोग कहते थे कि पैसे दे के छपती है ये वो, वैसा नहीं हो रहा। तो मुझे लगा बड़ा अच्छा है। और वो किताब जो है शिल्पायन से आज से लगभग कहें कि 10 साल पहले, जो है 10-11 साल पहले वो वहाँ से छप गई। 2008 या 9 की शायद बात है। जब वो किताब छप गई तो वो किसी तरह से जब वो प्रकाशित हुई और लोगों तक पहुंची तो कथाकार संजीव जी के हाथ में वो किताब लगी, और उन्होंने उसमें से हनिया कहानी और दुर्गा और यही 2-3 कहानियाँ जो प्रमुख थीं वो पढ़ी। और पढ़ते ही साथ उनको जो भी लगा हो, आज मैं नहीं कह सकता, वो कहानी की किताब लेके उन्होंने जो है वो राजेंद्र यादव जी को पढ़वाई कि आप ये कहानी पढ़िए, बुंदेलखंड का ये आदमी है और इस तरह से कहानी लिखता है, और कहानी की दुनिया में अभी इसका कोई नाम नहीं है, इनको कोई जानता नहीं, पहला संग्रह है। तो साहब राजेंद्र यादव जी ने वो संग्रह पढ़ा, और राजेंद्र यादव जी बहुत पढ़ते थे, बड़े ध्यान से पढ़ते थे, और उन्होंने वो पूरा संग्रह पढ़ गए वो। और कल्पना जी हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, स्वागत। घड़ा कहानी पढ़कर आपको बहुत भयावह लगा होगा, वाकई रियलिटी है, स्वागत आपका। तो राजेंद्र जी ने जब क्या कहते हैं इसको पढ़ा, तो उसके बाद मुझे तो ये सब पता नहीं था, ये सब नेपथ्य में चीज़ें चल रही थी। तो एक दिन अचानक मेरे पास राजेंद्र यादव जी का फ़ोन आया, और बस उस समय मैं इस कहानियों की दुनिया से इतना अनभिज्ञ था कि राजेंद्र जी का नाम सुना था, हंस पढ़ता था, लेकिन फ़ोन जब एकाएक मेरे पास आया कि मैंने फ़ोन उठाया और वहाँ से आवाज़ आई कि मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ। तो मतलब अज्ञान कहिए, मैंने कहा कौन राजेंद्र यादव? तो वहाँ से और दमदार आवाज़ आई कि गला साफ करते हुए कह रहे, मैं हंस का संपादक राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ, दिल्ली में रहते हो, कहानियाँ लिखते हो, राजेंद्र यादव को नहीं जानते? तो मैंने कहा अरे सर आप मैंने कहा नहीं जानता हूँ, लेकिन आपका फ़ोन मेरे पास आना। बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि आओ मिलो मेरे से, मैं मिलना चाहता हूँ। तब मैं संजीव जी को मैंने संपर्क किया, संजीव जी के साथ हम लोग राजेंद्र जी पे गए, और राजेंद्र जी से बात करके आश्चर्य हुआ कि उन्होंने पूरा संग्रह पढ़ा था, एक एक कहानी उसकी बड़े ध्यान से पढ़ी थी और उस पर चर्चा की विस्तार से। और फिर उन्होंने कहा कि ये कहानियाँ इस संग्रह में आने से पहले कहाँ छपी थी? मैंने तो पढ़ी नहीं कहीं, तुम्हारे बारे में सुना भी नहीं। तो मैंने कहा ये कहीं नहीं छपी थी, हमने तो पूरा रजिस्टर उठा के प्रकाशक को दे दिया था, और मैं कविताएं छपवाना चाहता था, उसने कविताएं तो खोल के देखी ही नहीं, और कहानी जो है वो छाप दी। तब उन्होंने सिर पकड़ लिया, बोला अरे ये कहानियाँ पहले पत्र पत्रिकाओं में भेजी जाती हैं, पत्रिकाओं से पाठक बनते हैं, पाठकों तक पहुँचती हैं, और फिर संकलित होकर संग्रह में आती हैं। तुमने सारी कहानियाँ, अगर ये हनिया कहानी हंस में छपी होती तब आपको पता चलता कि कहानी कैसे पहुंचती है लोगों तक। तो मैंने कहा मुझे मतलब ज्ञान भी कहिए और थोड़ा संकोच भी कहिए कि मैं जानता था हंस में लेता हूँ, हंस पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि हंस में पता नहीं छपेगी कि नहीं छपेगी, इसलिए मैंने इसको जो है आप सीधा प्रकाशक को दे दिया। तब राजेंद्र यादव जी ने अल्टीमेटम दिया कि देखो आज के बाद जो भी कहानी लिखो पहले मुझे दिखाना। अब मैं नहीं जानता था उस समय कि ये मेरे जीवन में कितनी बड़ी घटना होने वाली है, तो लेकिन मुझे कहानियों पे बात करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया था, और वो भी इतना बड़ा व्यक्ति कि वो हंस का संपादक है, तो हम जानते थे, और संजीव जी जैसा कहानीकार। तो बोले कि आपकी वो कोई कहानी लिखो। तो उसके बाद मैंने कहानी जो अगली कहानी लिखी उस संग्रह के बाद, वो थी बदबू। और वो बदबू कहानी, पहले उसका नाम सफ़र था, मैंने कहानी लिखी और वो मैंने फिर संजीव जी के माध्यम से हंस में भेजी, और वो कहानी हंस में स्वीकृत हुई, हंस में छपी। और संजीव जी का जैसे कि नेचर है, वो स्वभाव है कि कहानी पे, दूसरे की कहानियों पे भी संपादक के रूप में वो बहुत काम करते थे। उस समय जब वो कार्यकारी संपादक होते थे हंस में, तो उसमें उन्होंने उसका शीर्षक
बदबू कहानी उसका शीर्षक दिया। और काफ़ी कहानी पे डिस्कशन हुआ, कहानी के अंत पर बहुत बात हुई और फिर वो छपी। और जब वो छपी तब पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दरअसल कहानी लिखना क्या होता है, कहानी छपना क्या होता है, और जब आप जिम्मेदारी से, एक लेखक की जिम्मेदारी क्या होती है जब उस कहानी पर कई महीनों तक हंस में चिट्ठियाँ आती रहीं और उनकी प्रतिक्रियाएं राजेंद्र जी अपने हिसाब से देते रहे, उस पर कुछ मतलब काउंटर भी करते रहे। तब मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने क्या किया था और जो मुझे क्या नहीं करना चाहिए था। तो फिर एक सिलसिला हंस में छपने का इस तरीके से शुरू हुआ। और उसके बाद फिर तो एक सिलसिला जब चल पड़ा तो आप कहिए कि परिकथा में, वागर्थ में, पाखी में, नहीं पाखी में नहीं, ये इसमें क्या कहते हैं, कथादेश में, कथाक्रम में कहानियाँ आनी शुरू हुई। फिर दूसरा संग्रह आया, उसके बाद तीसरा संग्रह आया। दूसरा संग्रह पार उतरना धीरे से सामयिक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। उसके बाद तीसरा संग्रह जो है वो किताब घर प्रकाशन से ए गंगा तुम बहती हो क्यों आया। तो इस तरह से फिर एक सिलसिला चला। और इसी सिलसिले की एक और बड़ी मतलब रोचक बात मैं बताऊं कि साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतर में मेरी कई कहानियां लगातार हंस में प्रकाशित हुईं। और उनमें जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए लोकप्रिय कहें या विवादास्पद कहें, ए गंगा तुम बहती हो क्यों थी। तो वो भी एक अपना अनुभव था कि जब ए गंगा तुम बहती हो क्यों जिन लोगों ने पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ए गंगा तुम बहती हो क्यों बनारस में शमशान घाट पे होने वाली एक ऐसी रूढ़ी या प्रथा आप जिसे कहें, उसके ऊपर आधारित थी कि जिसमें जब एक अंतिम संस्कार किया जाता है, जब किसी के देहांत होने के बाद जब उसकी अंतिम क्रिया की जाती है तो जो चिता लगाई जाती है तो वो चिता वहाँ छोटी लगाई जाती थी। और वो एक जाति विशेष में, एक कुटुंब विशेष की वो एक परंपरा है कि वो छोटी चिता लगाते हैं तो सिर और धड़ जो है वो चिता पे रखते हैं और घुटने से नीचे के पांव जो है वो चिता से बाहर रखते हैं। ये घटना हमारे एक मित्र के जो ससुर साहब थे उनके अंत्येष्टि में ये सब सामने आई। और जब वो मेरी उसमें नज़र में आई तो मुझे बड़ा अजीब लगा। हालांकि ना उनको, मेरे मित्र को, राजवीर जी हमारे बनारस के हैं, तो ना उनको भी इसका ठीक इंटरप्रिटेशन नहीं मालूम था और मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन उसने बड़ा आंदोलित किया कि एक व्यक्ति है, आपके ही परिवार का व्यक्ति है और आप संपन्न हैं और उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, और जब आप चिता लगाते हैं तो चिता में सिर और धड़ जो है वो चिता पे रखते हैं और पैर चिता के बाहर रखते हैं, चिता को आग लगा देते हैं और बाद में वो पैर जो है वो चिता की, अरे जो अपनी अर्थी की जो बांस होती है उस लकड़ियों से पकड़ के और फिर चिता में डालते हैं। उसका फिर हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, मैंने पता किया, कई लोगों से पता किया। तो एक उसका ये इंटरप्रिटेशन निकल के आया कि जो पैर हैं वो दलित हैं, जो पैर हैं वो शूद्र हैं, और जो आगे की यात्रा है वो आत्मा की यात्रा है। तो उसमें अगर पैर साथ में जल जाएंगे तो वो यात्रा बाधित होगी या पवित्र हो जाएगी, इसलिए पैरों को जो है वो चिता के बाहर रखा जाता है। सिर और धड़ जल गया और इसमें जो ब्रह्म है वो आत्मा वो उसमें लीन हो गई, और बाद में पैर जो है चूंकि शरीर का एक हिस्सा है तो वो, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि साहब अपने ही परिवार के एक व्यक्ति के पूरी देह से पैर अलग कर दिए। वो पैर जिन पे एक इंसान सभ्यताओं का सफर करता है, इतनी सभ्यताएं हजारों साल का सफर सिर के बल तो करके नहीं आई, पैर से ही चल के आई हैं, इतने विस्थापन हुए। और अपने ही परिवार के व्यक्ति के पैर, तो बिना पैर के तो जीवन, जब आप सोच के देखिए कि किसी का बिना पैर का कोई जीवन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो वो बड़ा आंदोलित किया और उस पर वो कहानी ए गंगा तुम बहती हो क्यों मैंने लिखी, और उसमें कई इंटरप्रिटेशंस हैं जाति के। और वो जब कहानी छपी तो साहब उस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आईं, और अच्छी प्रतिक्रियाएं भी आईं तो बुरी भी आईं। और एक तथाकथित एक समाज जो है, विभा जी शुक्रिया आप सुन रहे हैं, तो बहुत इतनी मार्मिक प्रतिक्रियाएं भी आईं और तारीफ भी बहुत हुई कि बहुत साहसिक कहानी है और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखी गई कहानी है, जातिवाद के खिलाफ लिखी गई कहानी है। लेकिन एक वर्ग विशेष ने उसका विरोध भी किया। और वो घटना मुझे याद है कि इलाहाबाद में हॉस्टल में बाकायदा इसकी गोष्ठी हुई और गोष्ठी में बाकायदे 2 धड़े बन गए और उन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। और इलाहाबाद की एक बुक स्टॉल पे उन्होंने हंस की प्रतियां जला दी
और जो ब्राह्मणिकल अप्रोच वाले लोग थे। तो उस तरह से क्या हुआ कि वो कहानी हंस में छपने के बाद बहुत चर्चा में आ गई। तो ये तो कहानी की बात थी, लेकिन इससे जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब हंस में 5-6 कहानियाँ छप गईं और हंस को 28 साल की यात्रा पूरी हो गई, तो राजेंद्र यादव जी ने जो है, मीना जी स्वागत है, नमस्कार। तो राजेंद्र यादव जी ने 28 साल के हंस को एक देहरी दीप नाम के संग्रह में संकलित करने का एक मतलब योजना चलाई। तो उस समय अर्चना वर्मा जी थीं, अब तो अर्चना वर्मा जी हमारे बीच में नहीं है। तो अर्चना वर्मा जी ने और राजेंद्र यादव जी ने उसका संपादन किया और 28 साल की हंस की यात्रा में से कुछ कहानियां चुन के उसमें शामिल करने की बात की। ये बात हम लोग को भी पता चली, लेकिन चूंकि हंस में इतने दिग्गज कथाकार छप चुके हैं, मतलब रमाकांत से लेके, सृंजय से लेके, संजय सहाय जी से लेके, उदय प्रकाश, ममता कालिया, मतलब कौन नहीं छपा होगा हंस में। अगर वो हिंदी कथा साहित्य में है तो हंस में जो शिव मूर्ति, संजीव, मतलब जितने नाम आप चाहो ले सकते हैं। तो जब ये हुआ कि 28 साल में, तो सबके लिए कौतूहल था कि राजेंद्र जी किन को शामिल करेंगे। और गीता जी नमस्कार, स्वागत। तो ये सबके मन में एक बड़ा मतलब कहना चाहिए मनसा तो नहीं, हम लोग तो उस समय इतने नए थे, 5-6 कहानियां हंस में छपी थी, लेकिन ये बड़ा वो था कि जो छपेगा वो कैसी कहानी होगी, क्योंकि 28 हर अंक में 10-12 कहानियां होती हैं, साल में 100 कहानियों से ऊपर होती हैं, और 28 साल में तो कितनी कहानियां। और साहब जब वो संग्रह का पूरा तैयारी हो गई, तो किसी एक स्रोत से मुझे पता चला कि उसमें मेरी भी एक कहानी है। और जब मेरी कहानी है तो मुझे बड़ा एक खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ। और अंत में वो सूचना भी आई कि जब राजेंद्र जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि ये जो 28 साल के की श्रेष्ठ कहानियाँ या मेरे मन की कहानियाँ हम चुन रहे हैं, और इनमें जो है एक कहानी तुम्हारी है, और अपना परिचय और फ़ोटो एक बार दोबारा भेजो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मिलने गया उनसे। उस ज़माने में सब मेल वेल इतना ज़्यादा हम लोग नहीं करते थे, जो इस बहाने उनसे मिलने गए। तो उन्होंने देख के बातचीत करके एक बात पूछी। उनको लगा होगा मुझे देख के कि क्या बात है, तुम्हारी कहानी हंस में छपी और इसमें जा रही है संग्रह में, तो लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे खुशी है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रश्न है मेरे अंदर कि हंस में मेरी 5 या 6 कहानियाँ छपी, और इसमें जो 28 साल का जो देहरी दीप आप ले रहे हैं, इसमें आपने मेरी दोपहर कहानी चुनी है इसके लिए, मुझे पता चला, जैसे अभी संपादक अर्चना जी ने बताया। तो बोले हाँ, दोपहर कहानी चुनी है आपकी। और तो मैंने कहा मुझे तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक प्रश्न मन में है कि मेरी अभी तक छपी सारी कहानियों में जो ए गंगा तुम बहती हो क्यों जो है वो सर्वाधिक चर्चित रही, और उस पर प्रतिक्रियाएं भी बहुत आईं, और छपने के तुरंत बाद ही वो महाराष्ट्र और गुजरात के विश्वविद्यालय में बीए फर्स्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी लग गई। और मतलब एक तरीके से होता है ना कि एक कहानी आई और जिसके बाद आपको उस दर्जे में कहानीकार के रूप में लोग पढ़ने लगे, जानने लगे, आपकी मतलब कहीं शामिल हुए उस चर्चा में। तो हंसने लगे राजेंद्र जी, और राजेंद्र जी ने जो जवाब दिया वो संपादकों की दृष्टि को समझने के लिए भी और लेखकों की दृष्टि को समझने के लिए भी बहुत ख़ास जवाब था, जो मैं उसके बाद मैंने गांठ बांध ली, उससे कुछ सीखा। तो राजेंद्र जी हंसने लगे, बोले कि ए गंगा तुम बहती हो क्यों समाज में व्याप्त एक रूढ़ी कहानी है। जिसको भी कहानी लिखनी आती है, और अगर वो ये हीरा पा जाएगा कि ऐसा घटना वहाँ पे होती है, और उसके अंदर हिम्मत होगी ब्राह्मणिकल अप्रोच की विरोध करने की, और उसे कहानी लिखना आती होगी, तो वो ये कहानी लिख देगा। यानी ये कहानी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ऐसा सिग्नेचर नहीं है कि ये केवल विवेक मिश्र की कहानी हो। लेकिन दोपहर कहानी जो है वो आपके अपने जीवन अनुभव में अपनी स्मृति से निकली हुई एक कहानी है। इसलिए मैंने ए गंगा तुम बहती हो क्यों आपकी इस संग्रह में नहीं रखी, और दोपहर कहानी मैंने इसमें शामिल की। तब मुझे उनकी उस संपादकीय दृष्टि का वो विज़न मिला कि देखिए एक संपादक किस तरह से चुनाव करता है। उन्होंने मुझे चुना, मेरी कहानी को चुना, लेकिन मेरी कहानियों में से भी अगर वो कहते कि आप कोई अपनी पसंद की एक कहानी दे दीजिए, तो शायद मैं वही देता जो ज़्यादा पढ़ी गई है, जो ज़्यादा लोकप्रिय है, जिस पर ज़्यादा बात हुई है। लेकिन उन्होंने दोपहर चुनी, और वो इस तरह से देहरी दीप में मेरी एक कहानी शामिल हुई। और उस ज़माने में राजेंद्र यादव और अर्चना वर्मा जी के संपादन में हंस में छपना, और फिर हंस की 28 साल की श्रेष्ठ कहानियों में छपना हम लोग के लिए एक बड़ी बात थी। और इस तरीके से वो दोपहर कहानी उसमें छपी, और बहुत मतलब एक खुशी हुई। उसके बाद उस पर बहुत चर्चा हुई, बहुत समीक्षाएं हुई, बहुत आलोचनाएं हुई,
और उसके बाद जो दूसरी घटना घटी, वो दूसरी घटना थी इसी सफ़र में जो एक बड़ा पड़ाव आया कि हंस का रजत जयंती विशेषांक था, और रजत जयंती विशेषांक 25 साल के हंस के पूरे हो रहे थे। तब उन्होंने एक कहानी मैंने लिखी थी भुवनेश्वर के जीवन पे। वो भुवनेश्वर का जन्म शताब्दी वर्ष भी था, तो उस साल भुवनेश्वर के ऊपर कुछ लिखने का मन था, और मैंने भुवनेश्वर के ऊपर जो है उनकी भेड़िए कहानी को एक आधार बना के और उसको इंटरप्रेट करते हुए उसके पुनर्पाठ के रूप में एक कहानी लिखी थी कि वो परछाइयों के शहतीर। और वो परछाइयों के शहतीर मैंने उन्हें दी थी कि चूंकि ये वर्ष चल रहा है तो कभी आ जाएगी। और जब मैंने उनको दी और उन्होंने कहानी पढ़ी और मैंने जब घोषणा पढ़ी हंस के अंक में, तो पता चला कि वो जो 25 साल पूरे हो रहे हैं रजत जयंती विशेषांक, उसके 9 कहानीकारों में वो कहानी शामिल हुई। तो उसमें असगर वजाहत साहब जो वरिष्ठ कहानीकार हैं, उनकी एक कहानी थी, उन्होंने भी भेड़िए का पुनर्पाठ करके ही वो कहानी लिखी थी, और मैंने भी भेड़िए का पुनर्पाठ करते हुए वो कहानी को मैं भुवनेश्वर के जीवन पे, कथाकार भुवनेश्वर के जीवन पे लिखी थी। तो वो भी एक चुनौती थी। अब बड़ी खुशी भी थी कि आप रजत जयंती विशेषांक में हंस में छप रहे हैं, और एक डर भी था कि भुवनेश्वर के जीवन पे लिखी कथा है कैसे पसंद की जाएगी। साथ में जब पता चला कि असगर वजाहत साहब ने भी उसी भेड़िए कहानी का कहानी उसी अंक में आ रही है, तो बड़ी चुनौती थी। और लगा कि मेरी कहानी तो इतने दिग्गज कथाकार हैं, उनके सामने उड़ जाने वाली है। तो लेकिन साहब छपी, और जब चर्चा हुई उस अंक की तो लोगों ने बहुत प्यार दिया और सराहा। यहाँ तक कि असगर साहब ने और जो अपने एनएसडी में उस समय देवराज अंकुर जी होते थे, तो उन्होंने और तमाम मित्रों ने उस कहानी को पसंद किया। बल्कि भेड़िए के रेफरेंस में जो पुनर्पाठ के रूप में उसको कई जगह इस्तेमाल लोगों ने किया समीक्षाओं में। तो इस तरह से कहानी की यात्रा चलती रही। अब मैं आता हूँ तो इस तरह से 3 संग्रह आ गए, हनिया आ गया, पार उतरना धीरे से आ गया, ए गंगा तुम बहती हो क्यों आ गया, और कहानी की यात्रा चलती रही। अब इसमें मैं आता हूँ कि उस एक घटना पे कि जब कहानी से ये लगने लगा कि अब कहानियाँ लंबी होने लगी, कहानी में कई बातें आने लगीं, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं जो कहना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इस कहानी लिखने से पहले मैंने बताया कि जैसे मैं स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ा हुआ था और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट वगैरह लिखता था, तो साथ ही साथ हम लोग नाटकों से भी जुड़े हुए थे। हमारे मित्र हैं अजीत मिश्रा, उड़िया थिएटर के बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो वो हम लोगों को थिएटर से इंट्रोड्यूस कराने वाले थे और हम ले जाते थे। तो ना तो मैं एक्टर था, ना डायरेक्टर था, और कोई हुनर थिएटर से जुड़ा मेरे अंदर नहीं था। देखने का बहुत शौक था, तो मुझे लगता था कि मैं पूरी उनकी रिहर्सल देखता था, वहाँ रहता था। तो उन्होंने कहा तुमने जब ग्रुप ज्वाइन किया तो तुम कुछ तो करो। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक्टिंग तो नहीं मेरे बस की चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम कर सकते हो, और वो ये है कि आप हमारी जो स्क्रिप्ट, हम लोग जो अंग्रेजी के नाटक करते हैं, रशियन नाटक करते हैं, तो उनका आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर दें। तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ। जब मैंने अनुवाद करके दिया उनको 2-3 नाटकों का अंग्रेजी से हिंदी में एडोप्टेशन के तौर पे, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन इसका एडोप्टेशन आपको तैयार करना होगा, और वो इस रूप में तैयार करना होगा कि लगे कि ये हिंदी का ही नाटक है। तो हम लोग को डायलॉग को उसको रीराइट करना पड़ता था। तो इस तरह से हम लोग उस टीम में धीरे धीरे नाटकों की टीम में जुड़े, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे अंदर क्या बन रहा है, इसकी क्या पूर्व पीठिका निर्मित हो रही है। और ऐसे निर्माण होते 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 मेरा कई साल जो है, कई महीने शौकिया तौर पे नाटक की स्क्रिप्ट लिखने में बीतता गया। कहानियां लिखनी शुरू हुई तो मेरे जहन में बार बार एक कहानी आती थी कि नाटक की दुनिया का ऑब्जर्वेशन जो 2.5 साल मैंने अनजाने में उस समाज की, उस दुनिया की, उस जीवन की, उस कहानियाँ मेरे जहन में आती थी। लेकिन जब मैं लिखता था तो लगता था इनका फलक जो है वो बहुत विशाल है, बड़ा फैला हुआ है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, कला है, संस्कृति है, नाटक है, सिनेमा है, टीवी है, मंच है, मंच की अपनी मंच से है, पैसा लगता है नाटक की परफॉर्मेंस में। तो लगता था कि ये कैसे कहानी में आएगा। और जब मैंने तो फिर मैंने एक निश्चय किया कि मैं एक नाटक लिखता हूँ, और नाटक लिखना शुरू किया। अब नाटक लिखने का, अपने से नाटक लिखने का कोई अनुभव नहीं था, नाटकों के अनुवाद का अनुभव था। नाटक जब लिखना शुरू किया तो अंदर का जो कहानीकार था वो क्या करता था कि मंच पे जो नाटक घट रहा है वो आधा लिखता था, और बाद में ये सोचने लगता था कि मंच से इतर ये चरित्र कैसे व्यवहार करते होंगे। तो इस सिलसिले में नाटक और नाटक से बाहर में 2 जगह लिखने लगा कि यही चरित्र करेगा।
और मंच के भीतर हो तो कौन किरदार प्ले करेगा इसका। तो उन्हीं में से जो कैरेक्टर आसपास हमारे थे, जिनके संग में सचमुच में ग्रुप में काम करता था, वो किरदार मुझे नाटक के रूप में दिखाई देने लगते थे कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ, इसमें इसकी भूमिका ये लड़का करेगा, लेकिन ये वास्तव में जीवन में ये है और मंच पर ये इस रोल में बहुत फिट होता है, लेकिन वास्तव में इसके चरित्र में ये बात नहीं है। तो इस तरह से कई कन्फ्लिक्ट चलते थे। तो बाद में मुझे समझ में आया कि जो मैं लिख रहा हूं ना तो वो नाटक है, और जो लिख रहा हूं ना वो कहानी है, और वो उपन्यास का रूप लेने लगी। और जब वो उपन्यास का रूप धीरे 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 लेने लगी, तो वो जाके हमारी डोमिनिक की वापसी, जिससे मैंने अपनी बात शुरू की थी, वो बनी। और डोमिनिक की वापसी पे अगर हम आए, जिसको अभी हाल ही में रिलेवेंस इसलिए बढ़ गई है कि 2016 का इंदु कथा सम्मान जो है उसे मिला है, और कथा यूके ने दिया है। इस आपके इस मंच से शायद मैं उस सम्मान के बाद पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं कथा यूके को, तेजन शर्मा जी को बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और साथ में साथी रचनाकार जिन लोग को 2014 के लिए और उसके बाद 17, 18, 19 के लिए मिला, जिसमें कि अलका सरावगी जी, सुधाकर अदीप जी, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी और ज्ञान प्रकाश विवेक जी, इन लोगों के उपन्यासों को भी मिला है। तो मैं आपके इस मंच से उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इस तरीके से जो कहानी थी कि उपन्यास तक में पहुँचा कैसे, तो इसलिए आज वो जब पुरस्कृत हुआ है तो फिर से उसकी एक रिलेवेंस हो गई है, तो उस पर बात करनी मुझे ज़रूरी लगी। तो इस तरीके से नाटकों का पूरा अनुभव जो है वो उस उपन्यास में आया है। उस डोमिनिक की वापसी पूरे उपन्यास के केंद्र में एक नाटक है। नाटक प्रेम के ऊपर है, और प्रेम का नाटक जो है वो सफल होता है, और पूरा जो प्रेम का जो प्रेमी प्रेमिका है उसमें वो उनका जो जोड़ी है वो बहुत सफल होती है, उनके बीच की जो केमिस्ट्री है वो हिट होती है, और प्रेम पर नाटक जो है वो हिट हो जाता है। उसके 50 शोज होते हैं, लेकिन उस नाटक की सफलता के साथ साथ उन लोगों के जीवन में प्रेम छींचता चला जाता है। तो नाटक की जो अंडर करंट है वो ये चलती है कि जिस चीज़ की हम लोग ब्रांडिंग करते हैं कई बार, वो चीज़ सफल हो जाती है, उसका ब्रांड तो सफल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ की वकालत कर रहे होते हैं वो चीज़ हमारे भीतर से ही छींचती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो उपन्यास यही होता है कि एक लड़का है जो पहाड़ पे, उत्तराखंड का लड़का है, और उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनने के संघर्ष में वो पैदा हुआ है। उसने वहाँ कला और जो वहाँ के जो आंदोलन था उसमें वो ढपली बजाता है और गाना गाता है और उस आंदोलन की तैयारी कर रहा है। उसके पिता की उस आंदोलन में पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई में उसकी हत्या हो जाती है, और जब उसकी हत्या हो जाती है तब वो उसके ऊपर झूठे केस लाद दिए जाते हैं, और वो भाग के जो है दिल्ली चला आता है, और बाय डिफ़ॉल्ट किसी तरह से किस्मत से वो उस ग्रुप में जो है यहाँ पर एक नाटक के समूह में शामिल हो जाता है। लेकिन वो इतना नेचुरल है, उसके अंदर जो कला है वो इतनी नैसर्गिक रूप में है, इतने उसमें है कि उसका जो रंग रूप है, उसका जो इनोसेंस है, वो सब उस करेक्टर को सूट करती है। और जो नाटक का जो थिएटर का जो ग्रुप का जो मेन डायरेक्टर है वो उसको विश्वजीत जो हैं वो उसको कहते हैं कि ये डोमिनिक का किरदार ये लड़का करेगा जो पहाड़ से आया है, और उस लड़के का नाम है दीपांश। तो इस तरह से वो दीपांश जो पहाड़ से चलता है वो दिल्ली आके नाटक के उसमें जो है वो, नमस्कार मृगेंद्र जी, तो वो जो है वो दीपांश जो है जो पहाड़ से चला वो लड़का है वो डोमिनिक बन जाता है, और डोमिनिक प्रेम का नाटक करता है। नाटक का नाम भी डोमिनिक की वापसी है अंदर, और वो सफल होता है। लेकिन प्रेम का नाटक है, प्रेम का नाटक सफल होता है, लेकिन अपने जीवन में प्रेम जो है निरंतर छींचता जाता है। तो इनडायरेक्टली मैसेज ये भी जाता है कि जो पार्टी धर्म की बात करती है, जब वो सत्ता में आती है, तो धर्म के नाम पे सत्ता में आना, पार्टी तो सफल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रवर्तकों, उसके लोगों में धर्म का नाम पे छींचता जाता है, उनके भीतर धर्म नहीं बचता। जो पार्टी देश प्रेम के नाम पे आती है उसके भीतर देश प्रेम नहीं बचता। जो पार्टी ईमानदारी की वकालत करते हुए आती है, लोकपाल की वकालत करते हुए आती है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसके चाहने वालों में वो ईमानदारी नहीं बची। तो हम लोग जो समूह बनाते हैं, जो बात करते हैं, जिस चीज़ की ब्रांडिंग करते हैं, जिस चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन के साथ जब हम उस पर आगे बढ़ते हैं और वो सफल होने लगती है, तो हमारी अंतरात्मा में वो मूल्य जो हैं वो सूखने लगते हैं। तो ये कहानी है उसमें। और एक दिन जब डोमिनिक को ये एहसास होता है
तो डोमिनिक अपनी नाटकों की सफल दुनिया, उसको एक फिल्म में भी साइन किया जा चुका है और वो बड़ा स्टार बन गया है नाटकों की दुनिया का, और फिल्म उसको मिलने वाली है, और वो पूरी दुनिया नाटकों की छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो फिर उसकी ढूंढ मचती है, साल 2 साल लोग ढूंढ के ख़त्म हो जाता है मामला, और उसके बाद एक दिन खबर आती है कि भाई उसको ढूंढ लिया गया है और अब उसकी बात करी जाए। तो वो कहानी पूरा उत्तराखंड से शुरू होकर दिल्ली आके और वो मध्य प्रदेश के नरवर, एक कस्बा छोटा सा है, वहाँ ख़त्म होती है। और इस तरीके से मैं समझता हूँ कि वो डोमिनिक पूरा एक किरदार है जो कला की बात करता है, प्रेम की बात करता है, संबंधों की बात करता है, कला के लिए कला की बात करता है, और कला के साथ उसके आसपास उग आया जो बाज़ार है उस बाज़ार की बात करता है। और उसमें वो ये देखता है कि मंच और मंच से इतर जीवन कितना अलग होता है। जैसे कि उसमें एक रमाकांत, एक बहुत अच्छे अभिनेता हैं उस थिएटर ग्रुप के, वो नाटक के अंदर, डोमिनिक की वापसी के नाटक के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े मतलब रईस आदमी का, बहुत पैसे वाले और बड़े रसूख वाले आदमी का भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनके अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बहुत गरीब आदमी हैं। तो उनको नाटक के शो से पहले एक सिगार दिया जाता है जो उनको नाटक में पीना है। तो वो नाटक के उस जब शो होता है तो वो सिगार जलाते हैं और पीते हैं, लेकिन वो दिन भर उस सिगार को सूंघते रहते हैं, क्योंकि वो इतना महंगा सिगार है जो उन्हें मंच पे उस शो के दौरान एक खास सीन में पीना है और उसकी बात करनी है। लेकिन वो जो सिगरेट पीते हैं तो वो सिगरेट या बीड़ी से काम चलाते हैं और वो मंच के लिए रखे रहते हैं, कई बार जेब में हाथ डालते हैं, उसे सूंघ लेते हैं। तो जो व्यक्ति वो एक सिगार नहीं अफोर्ड कर सकता है, मंच पर वो व्यक्ति एक बहुत बड़े उद्योगपति की भूमिका निभाता है और वो एक हज़ारों रुपए का सिगार पीते हुए कहता है दरबान से कि तुम्हारी जितनी पूरे महीने की पगार है उतने का मैं एक सिगार पीता हूँ, और वो उसके सामने सिगार पीता है। तो ये अंतर होता है मंच की कथा में कि मंच पे जो किरदार आप निभा रहे हैं और आपका जीवन कैसा है, और कैसे हमारे कलाकार उस द्वंद्व से जूझते हैं कि उनका जीवन असली में मतलब जिससे वो प्रेम कर रहा है मंच के ऊपर, मंच से इतर वही लड़की उससे प्रेम करती थी और वो उसे धोखा देके चली जाती है, और जो लड़का उससे प्रेम करता था तो लड़का जिसके जो हीरो है और जो बचा रहा है वही लड़की को धोखा देके, और वो उसके संग जिस लड़की जिस पे विश्वास करती थी वही लड़का जो है वो उस लड़की को विश्वासघात कर रहा है उसके साथ। तो ये जो संबंधों का जो विचलन है, टूटना है, महत्वाकांक्षाओं के चलते कहिए, पैसों के चलते कहिए, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, जिस लड़के पे भरोसा किया जा रहा है वो ही लड़का जो है मंच से इतर धोखा दे रहा है और किसी लड़की को बेच उसका सौदा करके आ जा रहा है। जिस लड़की से वो एक दूसरा लड़का प्रेम में है और सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है, उस लड़की के ऊपर, पता चलता कि वो लड़की उसके प्रेम में नहीं है, या प्रेम का वो केवल मंच से इतर भी प्रेम का नाटक ही कर रही है। तो ऐसी चीज़ें जब उजागर होती हैं तब हम जीवन को और उससे जुड़ी द्वंद्वों को, उनके एक मानवीय रिश्तों के अंतर संबंधों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और आज ये उपन्यास, मैं बता दूं कि ये उपन्यास किताबघर प्रकाशन से छपा था, और किताबघर प्रकाशन हर वर्ष एक विधा के ऊपर एक अपनी योजना चलाता है कि वो एक विधा की पांडुलिपियां आमंत्रित करता है। तो जिस साल ये छपा था 2016 में, 15-16 में, तो उस वर्ष में उपन्यास विधा पे उन्होंने वो योजना चलाई थी। लगभग 70 पांडुलिपियां आई थी उनके पास, और उन 70 पांडुलिपियों में से ये डोमिनिक की वापसी एक चुनी गई थी, और उसी साल ये आर्य स्मृति सम्मान से किताबघर प्रकाशन द्वारा ही पुरस्कृत और प्रकाशित हुई थी। और उस समय के जजेस थे, वो पहला मेरा उपन्यास था, और वहाँ भी एक अच्छी एक इंटरेस्टिंग छोटी सी कहानी है उस उपन्यास की, कि मैं ये पहला उपन्यास लिख रहा था, कहानी संग्रह छप चुके थे, तो ये मन में संशय था, फिर वही जो एक असंकोच मेरे अंदर था कि पता नहीं ये उपन्यास कोई छापेगा या नहीं छापेगा। तो जब ये योजना देखी, उस समय सुशील सिद्धार्थ वहाँ पे संपादक होते थे, तो उन्होंने कहा कि आप उपन्यास लिख रहे हैं, आप भी भेजिए। तो मैंने कहा, अरे सर इतने बड़े बड़े लोग भेज रहे हैं और मेरा तो पहला उपन्यास है, पता नहीं छपेगा कि नहीं, आप भेजिए। तो मैंने भेजा। 70 पांडुलिपियाँ पता चला कि जमा हुई हैं, और जो निर्णायक मंडल था, कमाल था उसमें, वो प्रभाकर श्रोती जी उस समय थे, प्रभाकर श्रोती जी निर्णायक मंडल में थे, असगर वजाहत साहब निर्णायक मंडल में थे, और प्रताप सहगल जी जो नाटकों की दुनिया का बड़ा नाम थे वो थे, और तद्भव के संपादक अखिलेश जी जो है वो, ये 4 लोग जो है वो निर्णायक मंडल में थे। और 70 में से 50, 50 से 10, 10 से 5, 5 से 3,
और अंतिम 3 उपन्यासों में आया और वो चुना गया। तो उसमें घटना ये थी कि जब ये चुना गया तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किताब घर प्रकाशन के जो बाबूजी हैं हमारे जी शर्मा जी, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये 21 साल से हम लोग आर्य स्मृति सम्मान दे रहे हैं, हर बार एक विधा को आमंत्रित करते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि 4 निर्णायक थे, चारों को हमने किताब भेजी, और हम जो किताब भेजते हैं उसमें लेखक का नाम पता सब हटा देते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी किताब किसकी है। तो बोले जब वो चारों का निर्णय आया हमारे पास तो हमें उनके अंक जोड़ने नहीं पड़े, सारे चारों जजेस ने जो है इसको डोमिनिक को पहले नंबर पे रखा था। तो ये मेरे लिए बड़ी बात थी, और उनके रिव्यूज़ पता चले, उनके विचार पता चले, तो एक हौसला बढ़ा और लगा कि हाँ, उपन्यास लिखना चाहिए। उपन्यास एक ऐसी विधा है, एक ऐसी साहित्य की महाविधा जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी, जिससे कि शुक्रिया शिखर जी, त्रिपाठी जी नमस्कार। तो वो एक ऐसी घटना हुई कि उसके बाद उपन्यास लिखने का एक हौसला मिला। और मैं चूँकि आपको मैंने बताया कि मैं बहुत जल्दी नहीं लिखता, तो मेरे बड़ा अंतराल रहा मेरे छपने में। एक पहला संग्रह आया, उसके 2-3 साल बाद दूसरा, फिर उसके 2-3 साल बाद तीसरा, फिर उसके कुछ समय बाद ये उपन्यास, और अभी पिछले 4-5 साल से मैं एक उपन्यास पे काम कर रहा हूँ, और वो भी अब लगभग पूरा होने पे है। वो छोटा उपन्यास है, और उसके बाद जो दूसरा एक बड़ा उपन्यास है जिस पे उसी समय जब डोमिनिक की वापसी पे मैं काम कर रहा था, तो मेरे जहन में था कि मैं थिएटर से निकल के फिल्मों की दुनिया पे, सिनेमा पे, जब सिनेमा शुरू हुआ था, मतलब कहना चाहिए 1920, 1925, 1930 में जब शुरुआती दौर का सिनेमा था, जब न्यू थिएटर इस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, तो उस दौर से शुरू करके किसी सिनेमा पे मैं एक उपन्यास लिखूं। और उसमें तमाम बातें, उस समय हमारा देश भी आज़ाद नहीं था, तो आज़ादी की लड़ाई भी चल रही थी, सिनेमा भी चल रहा था, और कैसे हमारा देश एक बहुत तेज़ी से बदल रहा था, कैसे बन रहा था, और उस आज़ादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं सिनेमा और हमारी भाषा और संस्कृति और साहित्य क्या रोल प्ले कर रहा था। तो ये एक विषय जहन में था, तो उस पर मैं बड़े लंबे समय से काम कर रहा हूँ। आशा है कि मैं शायद 1-1.5 साल में उसे कभी पूरा कर सकूँ। तो एक वो भी मेरे अपने जहन में है। बाकी कहानियाँ लिखता रहता हूँ। इन 3 संग्रहों से इतर जो कहानियाँ आई हैं वो अभी अगले संग्रह में जो चौथा आएगा उसमें शामिल होंगी। और अब मैं सोचता हूँ कि एक छोटा सा अंश में डोमिनिक, चूँकि अब आप लोग को डोमिनिक, जो लोग सुन रहे हैं जुड़े हुए हैं, तो उन्हें डोमिनिक के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है। प्रेम शंकर शुक्ला जी जुड़े हैं, उनका स्वागत, नमस्कार। तो मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा अंश में आपको डोमिनिक से पढ़ता हूं, फिर अगर समय रहेगा तो कोई छोटी कहानी, और नहीं तो मैं आप सबके प्रश्न में लेना चाहूँगा। कोई आप सबकी कोई कुछ सुझाव हो मुझे लेके, मेरी कहानियों को लेके, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। आप सबके कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो मैं उसको भी देखना और लेना चाहूँगा। तो अभी मैं चाहता हूं कि एक उपन्यास अंश जो है आपके सामने रखूं। और शुरुआत से, चूंकि आप सब ने शुक्रिया, आपका स्वागत है शिखर जी। और मैं डोमिनिक की शुरुआत का ही एक अंश पढ़ता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे है। बाद में आप इसको किताब घर प्रकाशन से भी पढ़ सकते हैं हार्ड कॉपी में, और मातृभारती पर ये डिजिटल फॉर्मेट में भी है, तो वहाँ से भी ये पढ़ा जा सकता है। डोमिनिक की वापसी शुरू होता है। वो गर्मियों की एक ऐसी रात थी जिसमें देर तक पढ़ते रहने के बाद मैं ये सोच के लेटा था कि सुबह देर तक सोता रहूँगा, पर ऐन उस वक्त जब नींद सपने जैसी किसी चीज़ से टेक लगाकर रात काटना शुरू करती है, फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी बजी, अजीत का फ़ोन था। कुछ हड़बड़ाया हुआ, भाई दीपांश का पता चल गया। वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पास एक छोटे से कस्बे, क्या नाम था, हाँ नरवर में था। मैंने आंखें मलते हुए पूछा, मतलब अब शिवपुरी के जिला अस्पताल में है, घायल है। वहाँ के ब्यूरो चीफ ने फ़ोन किया था। उसने बताया कि वहाँ सब उसे उसके नाटक के किरदार डोमिनिक के नाम से ही जानते हैं। वहाँ भी कुछ नुक्कड़ नाटक वगैरह करता था। मैंने शायद इसके बारे में कहीं पढ़ा भी था।
पर ध्यान ही नहीं दिया कि इसके पीछे अपना डोमिनिक की वापसी वाला डोपनिक, अपना दीपांश हो सकता है। अजीत की बात सुनकर डोमिनिक का किरदार निभाता दीपांश, उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे सामने आकर खड़ी हो गईं। उसके बाद अजीत ने और भी कुछ बोला हो, पर मुझे सुनाई नहीं दिया। दीपांश का लगभग साल भर पहले अचानक गायब हो जाना दिल्ली में रंगमंच की दुनिया की बड़ी घटना थी। जो लोग दीपांश को करीब से जानते थे वह यह भी जानते थे कि पहाड़ के एक नामालूम से गांव से चलकर उसके दिल्ली आने, नाटकों में अभिनय करने, सफल होने और अचानक यहाँ से चले जाने तक उसकी ज़िंदगी कभी भी सीधी नहीं रही थी। उससे जुड़ी हर घटना के बारे में सभी अपनी ही तरह की अटकलें लगाते रहे थे, पर सच्चाई कोई नहीं जानता था। अब अचानक उसके मध्य प्रदेश के एक कस्बे नरवर में यूं नमूदार होने और घायल होकर शिवपुरी के जिला अस्पताल पहुंचने की खबर से उसकी लगभग खत्म हो चुकी कहानी एक नया मोड़ लेकर हमारे सामने खड़ी थी। मैं सोच रहा था कि यह बात जो अचानक हम तक पहुंची है, क्या उससे जुड़े रहे और लोगों तक भी पहुंची होगी, और उसमें से कितने लोग इसे सुनकर उसे देखने पहुंचेंगे, उसे ढूंढने पहुंचेंगे, उससे मिलेंगे। मेरे सामने हिमानी, इति, शिमोर्ग और रेबेका के चेहरे एक साथ घूम गए। इस बारे में मेरा और अजीत का एक ही निर्णय था कि कोई पहुंचे या ना पहुंचे, हमें जाना होगा, हम उससे जरूर मिलेंगे। दिन चढ़ते चढ़ते हम किसी तरह ग्वालियर पहुंच गए। वहां से हमने शिवपुरी की बस पकड़ ली। ग्वालियर स्टेशन से निकलते हुए अजीत ने आदतन क्षेत्रीय पर्यटन गाइड जैसी एक किताब खरीदी और मुझे थमा दी। बस चौड़े चपटे पठारों से होती हुई आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे दिन पसर रहा था, सड़क के दोनों ओर जंगल घना होता जा रहा था। मैं झांसी से शिवपुरी कई बार गया था, पर ग्वालियर से शिवपुरी पहली बार जा रहा था। फिर भी मुझे वह इलाका जरा भी अपरिचित नहीं लगा, जबकि अजीत, जो उड़ीसा का रहने वाला था, उसके लिए यह इलाका एकदम नया था। इसलिए वह चाहता था कि मैं उसकी दी हुई किताब पढूं और उसे इस क्षेत्र के बारे में कुछ बताऊं। बड़े बेमन से मैंने किताब खोली, पढ़ना शुरू किया तो पता चला वह पर्यटन गाइड नहीं, बल्कि किसी पर्यटक की डायरी जैसी कोई चीज़ थी। लिखा था, यह एक मामूली खेती बाड़ी वाला पठारी मैदान है। यहाँ ना बड़े बड़े पहाड़ हैं, देवदार, ना बुरांस, ना ही यहाँ उफनता समुद्र है, ना उसके दिलकश तट और रेतीले मैदान, और ना ही दूर दूर तक पंक्तियों में खड़े नारियल के पेड़। यहाँ तक कि छोटी मोटी पहाड़ी नदियों को छोड़कर कोई बड़ी महान और विराट नदी भी यहाँ नहीं है। दो एक झीलें हैं, पर इसे झीलों का क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। जंगल घने, बेढब और बेढंगे हैं। फिर भी इस जगह का अपना ही अलग सौंदर्य है। इसे देखने के लिए आपको कवि वाशो की वे पंक्तियां याद करनी होंगी। पाइन के वृक्ष को देखना हो तो पाइन की नज़र से देखो। खिड़की से बाहर देखा, सचमुच जो लिखा था वो गलत ना था। आगे पढ़ना शुरू किया। अगले पन्ने पर जो लिखा था उसने मुझे अपनी पीठ सीधी करके बैठने को विवश कर दिया। यह क्षेत्र ना तो देश का सिर है, ना बाजू, ना पैर। यह क्षेत्र ना तो देश का सिर है, ना बाजू, ना पैर, और उसके नैन नक्श और चेहरा तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे आसानी से पहचानना कठिन है, पर फिर भी अपने पूरे विस्तार के साथ यह उपस्थित है। हाँ, शायद यह हमारे देश की पीठ है। हाँ, शायद यह हमारे देश की पीठ हो। इसका सौंदर्य भी किसी बोझा ढोती पीठ का ही सौंदर्य है। इस पर लदकर तमाम बेशकीमती सामान यहाँ से वहाँ होते हैं, और हर बार पीठ पर कुछ हरे नीले निशान बढ़ जाते हैं। फिर भी न पीठ हंसती है न रोती, बस कभी रात के अंधेरे में चटकती है, हल्की सी कराह और दर्द के साथ। मैं जिस जगह बैठ के यह डायरी लिख रहा हूँ, अगर आप उसे उंगली रख के नक्शे में ढूंढे रहे हैं तो जान लीजिए वह नहीं मिलेगी, क्योंकि
वह जगह देश की बोझा ढोती पीठ का एक नामालूम सा तिल है। जैसे पीठ का तिल आपको नहीं दिखता, ये जगह आपको नहीं दिखेगी। बोझा ढोती पीठ का तिल। इससे आगे नहीं पढ़ा जा सका। सोचने लगा, सच धरती के इस विस्तार में कितनी छोटी छोटी नामालूम सी जगह हैं, अपनी गति से धड़कती, सांस लेती, किसी बड़ी देह पर एक तिल के जैसी या उससे भी बहुत छोटी। किताब बंद करके बाहर देखने लगा। दिन टीका टीक दोपहरिया में बदल गया था, पर घने पेड़ों से छन छन कर सड़क पर पड़ती धूप तेज नहीं लग रही थी। मैं सीट पर सिर टिकाकर झपकने लगा। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। जब गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज़ से आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। बाहर झांकने पर पता चला हम शिवपुरी के बस अड्डे पर थे। गाड़ी के नीचे उतरे तो लगा कि इतनी भीड़ भाड़ के बाद भी यहाँ सब कुछ ठहरा हुआ सा है। जीवन गाढ़ा और धीरे धीरे बहता हुआ। हमने समय और शहर की गति को पकड़ा और धीरे से उसके साथ बह चले। कुछ ही देर में शिवपुरी के जिला अस्पताल के सामने थे। रास्ते भर जो देखा था यहाँ का नज़ारा उससे कुछ अलग ही था। रास्ते भर जो देखा था यहाँ पर उसका नज़ारा कुछ अलग ही था। अस्पताल के गेट पर 3 लंबी लंबी दिल्ली के नंबर वाली गाड़ियाँ थीं। उनके आसपास जो लोग थे उनको देखकर ही पता चलता था कि वे स्थानीय नहीं हैं। पास पहुंचकर पता चला था कि दिल्ली से नाटकों के प्रसिद्ध निर्देशक विश्व मोहन आए हैं। हम ट्रेन और बस की कई घंटों की यात्रा करके यहाँ पहुँचे थे। ये लोग अपनी गाड़ियों से हम लोगों से कई घंटे बाद निकलने के बावजूद भी हमसे पहले पहुँच गए थे। हम वार्ड की तरफ बढ़ ही रहे थे कि विश्व मोहन बाहर आते हुए दिखाई दिए। हमें उनसे मिले हुए बहुत समय बीत चुका था और सीधे उनसे कोई विशेष पहचान भी नहीं थी, पर फिर भी वह हमें देखकर वह पहचान गए। अपना कार्ड देते हुए बोले, हम सरकारी गेस्ट हाउस में रुके हैं, कल निकलेंगे। दीपांश से मिल लीजिए, फिर आइएगा, उसके बारे में कुछ बात करनी है। आप लोग दोस्त हैं उसके ना? मैंने कहा हाँ। वह कुछ अनमनस्क से लग रहे थे। उनके पीछे एक खूबसूरत सुनहले बालों वाली स्त्री भी वार्ड के गेट से बाहर आ रही थी। वह शिमौर्क थी, डोमिनिक की वापसी की नायिका। हम उसे मंच पर कई बार देख चुके थे, इसलिए अच्छी तरह पहचानते थे। वह हमें नहीं जानती थी। कुछ ही मिनटों में गाड़ियाँ हमें पीछे छोड़ती, धूल उड़ाती, अस्पताल के गेट से दूर होती चली गईं। हम कॉरिडोर में कुछ सहमे हुए से बढ़ रहे थे। हमें बताया गया था कि आखिरी कमरा दीपांश का कमरा है। उसके बाहर 8-10 युवाओं का झुंड सिर जोड़े खड़ा था। हमें देखकर उन्होंने जगह बना दी। हम कमरे में घुस ही रहे थे कि नर्स ने आकर कड़क आवाज़ में सूचित किया कि सीनियर डॉक्टर राउंड पर हैं, आपको अभी बाहर ही रुकना पड़ेगा। हम जहाँ थे वहीं ठिठक गए। हम दीपांश का हाल जानने के लिए बेचैन थे। अजीत ने उसके बारे में जानने के लिए बाहर खड़े लड़कों से बातचीत शुरू कर दी। उनकी बातों से लगता था वे सब दीपांश के लिए बहुत चिंतित थे। वह उसे डोमिनिक दादा कह के संबोधित कर रहे थे। उनमें से एक गोरे रंग के लंबे लड़के ने अपना परिचय दिया, मैं उत्कर्ष हूँ। फिर बारी बारी सबने अपना नाम बताते हुए हमसे हाथ मिलाया। उन्होंने हमें कॉरिडोर के अंतिम छोर पर पड़ी बेंच पर ले जाकर बिठा दिया। हमारे चेहरे पर एक प्रश्न जैसे बिना पूछे ही उन्होंने पढ़ लिया। इसलिए उत्कर्ष ने हमें दीपांश के साथ हुई घटना के बारे में बताना शुरू किया। फिर उनमें से सभी एक एक कर उसका साथ देने लगे। अब वह हमें वह घटना बता रहे थे। उस दिन खंजड़ी बजाते हुए छाती चीर के दिल में धस जाने वाली आवाज़ में गा रहे थे डोमिनिक दादा। उनके पीछे थे रूपल, उत्कर्ष, निशा, हरि और निशांत। साथ में उत्तेजना में और भी कुछ गिनी चुनी मुट्ठियां गीत के बोलों के साथ आसमान में उठ रही थीं। यहाँ सवाल गरीबी, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार का नहीं था। सवाल जाति, धर्म, देश में बदलती राजनीति का भी नहीं था। यहाँ सवाल था प्रेम का, प्रेम के अधिकार का। पर यहाँ जैसे उसका हर स्रोत सूख गया था। उसके बारे में सोच के भी सिहर जाते थे लोग। महीने भर के भीतर यह तीसरी हत्या थी जो प्रेम के नाम पर हुई थी। क्या कसूर था? प्रेम?
मरने वाले कौन थे? प्रेमी। एक लड़का, दो लड़कियां। कोई कार्यवाही नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, दिग दिगंत तक सन्नाटा। डोमिनिक दादा अपनी खंजड़ी और गीतों से 3 दिन से लगातार इसी सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर अपनी आंखों में आक्रोश की लालिमा और भविष्य के अंधेरे की छाया समेटे कुछ स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियों के अलावा उनके साथ कोई नहीं आया था। कुछ दिनों में ही हवा बदल गई थी। यूं तो यहां किसी को किसी से कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है इस इलाके में। पर अगर कभी किन्हीं दो प्रेम करने वालों के बीच उनकी जाति आ जाती है तो वह प्रेम से ही नहीं, उनके जीवन से भी बड़ी बात हो जाती है। नरवर में तमाम चेहरे जो डोमिनिक दादा के नुक्कड़ नाटक देखने के लिए सारे काम छोड़कर शनिवार इतवार की शाम रंगशाला में इकट्ठे हो जाते थे, और बाकी दिनों में कभी अस्पताल, कभी कचहरी, कभी डिग्री कॉलेज, कभी गल्ला मंडी, कभी डाकखाने या फिर बस अड्डे के सामने वाली सड़क के किनारे उनकी खंजड़ी की आवाज़ सुनते ही मिनटों में मजमा लगा लेते थे, वे अब जाति प्रमाण पत्रों में बदल गए थे। वे अब डोमिनिक दादा की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। जहां भी प्रेम की कोपलें फूटना चाहती, जमीन चिर जाती, पक्ष विपक्ष खड़े हो जाते, हथियार तन जाते, सारा भाईचारा भूलकर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते। पर सब जिस बात पर एक होते वह होती प्रेम का विरोध। प्रेम नष्ट कर रहा है संस्कृति को, उच्छृंखल बना रहा है पीढ़ियों को, तबाह कर देगा कौम, मिटा देगा नस्ल की शुद्धता, नहीं रहेगी धरती पर रक्त की शुद्धता का गौरव, मिट जाएगा जाति का अभिमान। संभालो इन लड़के लड़कियों को, अभी नहीं जागे तो वर्ण संकरों से बजबजा उठेगी धरती। एक ही उपाय है, मिटा दो प्रेम को, और ना कर सको तो मिटा दो प्रेमी को। अब किराए पर मकान ढूंढते लोगों से स्थानीय लोग केवल उनका नाम, जाति, धर्म या उनका पेशा नहीं पूछते, बल्कि सीधे एक ही सवाल पूछते, प्रेम विवाह तो नहीं किया है? प्रेम सबके दिल दिमाग में था, बहुत था, पर शायद एक बीमारी की तरह, एक खौफ की तरह। ऐसे में डोमिनिक दादा गीत गाते उसके पक्ष में खड़े थे। इलाके में और कितनी समस्याएं थीं जिनके बारे में सोचना था, पर अपनी जाति की सुरक्षा यहां सबसे बड़ी बात हो गई थी। जो लोग प्रेम के बारे में इससे इतर राय रखते थे, यानी प्रेम को खतरा नहीं मानते थे, उन्हें प्रेम से खौफ नहीं था, वे डरे सहमे इधर उधर खुसुर पुसुर तो करते थे, पर खुल के कोई नहीं बोलता था, क्योंकि प्रेम के पक्ष में बोलना संस्कृति का दुश्मन हो जाना था। लोगों का कहना था पिछले 2-1 वर्षों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, पर असली तनाव तब शुरू हुआ जब एक ब्राह्मण की बेटी एक ढीमर के लड़के के साथ भाग गई। 3 हफ्ते तक दोनों का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद एक दिन शाम के समय कस्बे में घुसते हुए एक बस कंडक्टर ने नहर के किनारे लड़के की लाश देखी थी। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी। इलाके के ढीमरों का कहना था कि यह हत्या का मामला है, किसी ने लड़के को पेड़ से लटकाकर मार दिया और बाद में उतारकर नहर के किनारे फेंक दिया। लड़की का कहीं कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना था कि लड़की को भी मारकर वहीं कहीं फेंक दिया होगा। कुछ कहते थे पंडितों ने जब उन दोनों को पकड़ा तो लड़की को जबरन इंदौर अपनी रिश्तेदारी में भेज दिया और लड़के को मार डाला। लगभग तभी से हवा में एक अदृश्य सा तनाव था, पर ना तो इस बीच प्रेम ही रुका था और ना उसके विरोध में होने वाली हत्याएं। जैसे प्रेम और रूढ़ियों के बीच एक अघोषित सा युद्ध चल रहा था। डोमिनिक दादा की खंजड़ी की आवाज और तेज हो गई थी। उस दिन डोमिनिक दादा की खंजड़ी की आवाज विरोध करते हुए और तेज हो गई थी। उनका दल बाजार के कोलाहल में इजाफा करता चौराहे तक आ गया था। उनके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। दुकानदार किसी अनिष्ट की आशंका में गल्ला गद्दी छोड़कर उचक उचक कर बाहर देख रहे थे। ठेले वालों ने अपने ठेलों पर सजी जिन्स, फल, सब्जी को बचाने के लिए उन्हें किनारे धकेल दिया था। खोमचे, दासे और फेरी वालों ने अपने सामानों को घेर कर उसकी ओली भर ली थी। कुछ औरतें सिर पर कलश रखे मंदिर जा रही थीं। वे बीच में ही ठिठक गईं। किसी ने घूंघट के भीतर से पूछा, कौन चीज को जुलूस है कक्की? प्रेम को जुलूस है।
जवान जवान लड़कन को प्रेम को पाठ पढ़ा रहा है जो बाबा, डोमिनिक नाम है। एक धूप में तप के तांबे के रंग में बदल चुकी झुर्रियों से भरे चेहरे वाली औरत ने लंबे घूंघट बंद बोरियों जैसी लगती औरतों के झुंड को आगे धकेलते हुए कहा, चलो इन जुलूस तमाशन में मंदिर के लाने देर हो ही जा रही है। एक जवान औरत ने घूंघट के भीतर से चिरौरी की, एक अक्की देख लें दो जुलूस, प्रेम को है तो का भाई देख लें दो। तो बड़ो मजा आ रहा हो जुलूस में जी। कैसो जुलूस है? यहाँ जुलूस तो गांधी बाबा के जमाने में स्वराज की लड़ाई के लाने निकलो तो, क्या फिर अयोध्या जी में राम मंदिर बनवावे के लाने निकलो तो हैं? आज़ादी की लड़ाई के लाने निकलो ठीक है, मंदिर बनावे के लाने निकलो ठीक है, अब प्रेम करवे के लाने जुलूस निकलने लगे, जे दिन आ गए। अम्मा से हाथ में साइकिल ढड़काते हुए एक स्कूल से लौटती लड़की ने कहा, अरे यह वैसा जुलूस नहीं है अम्मा, ये डोमिनिक दादा हैं नाटक वाले, एक दिन हमारे स्कूल में भी आए थे। ये बता रहे हैं कि जाति के आधार पर किसी से भेदभाव करना गलत है। चुप बेई डोमिनिक दादा, जिन्हें मंदिर में महाराज जी ने भगवान के भजन गावे बुलाओ तो इनने साफ मना कर दी थी। हम तो तभी समझ गए थे विधर्मी नहीं अधर्मी है। अब बात खुल के सामने आ गई, सामने गैर बिरादरी में शादी ब्याह की वकालत कर रहे हो। प्रेम होगा तो बिरादरी छोड़ दो। बुढ़िया लगभग गाली देने के अंदाज में जोर से बोली, जिन बच्चों की हत्या हुई है उनके कातिलों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। बच्ची फिर बोली, जिन बच्चों की हत्या हुई है उनके कातिलों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लड़की ने किसी से सुनी सुनाई बात दोहराई। ले उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उन्हें नैन मटक्का करके बड़ो अच्छो काम करो। बिरादरी से बाहर लड़का के संगे चली गई तो क्या करते मताई बाप? घर परिवार जात बिरादरी की इज्जत कोनो चीज है कि नहीं है? अगर उन्हें मार दो तो क्या बुरा करे। चलो आगे बढ़ो, कोनो जुलूस नहीं देखने। और औरतें आगे बढ़ गईं। चौराहे पर पहुंचते ही दो पुलिस वालों ने नारे लगाते लड़के लड़कियों को किनारे करके एक दूसरी दिशा से आती लंबी गाड़ी के लिए जगह बना दी। गाड़ी के बोनट के दाईं तरफ पीतल की डंडी लगी थी जिस पर प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी का झंडा लहरा रहा था। गाड़ी देख के नारों का स्वर और ऊंचा हो गया। तभी गाड़ी में सवार व्यक्ति ने शीशा नीचा करके सिर निकालकर मुंह में भरी पान की पीक थूकी और भीड़ की तरफ देखकर एक गाली हवा में उछाली। गाली सीधी किसी गर्म खून से भभकते सीने में गड़ गई और प्रतिरोध में एक पत्थर काली गाड़ी के शीशे से जाके टकरा गया। बस व्यवस्था बनाते पुलिस वालों की लाठियां भीड़ पर तन गईं, पर जब लगा कि तनी लाठियों से भीड़ पर काबू नहीं पाया जा सकता, ये गर्म खून है, तो वे लाठियां तेजी से घूमने लगीं। देखते देखते चौराहे पर घमासान मच गया। डोमिनिक दादा सभी से शांत रहने की अपील करते हुए खंजड़ी बजाकर वहीं बैठ जाने का इशारा करने लगे। कुछ लोग उनकी बात मानकर बैठ भी गए। तभी हवा में सरसराती एक लाठी उनके सिर से टकराई। खंजड़ी कई पैरों के बीच से जगह बनाती सड़क पर ढड़कती चली गई। जहां रुकी वहीं अनगिनत पैरों से कुचली जाने लगी। कुछ देर बाद वह दिखनी बंद हो गई। उसके बाद वह किसी को नहीं मिली। खंजड़ी और उसकी आवाज़ भीड़ में कहीं खो गई। उस दिन आनन फानन में डोमिनिक दादा को नरवर से यहाँ शिवपुरी के जिला अस्पताल में लाना पड़ा। उन्होंने कभी नहीं बताया कि वह दिल्ली में इतने बड़े थिएटर ग्रुप में काम कर चुके हैं। नाम दीपांश है। वो तो एक दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर शिवपुरी आए पत्रकार ने उन्हें पहचान लिया और अखबारों को खबर कर दी। तब जाके सबको पता चला कि ये डोमिनिक की वापसी नाम के नाटक के हीरो हैं। ये उसके मुख्य किरदार हैं, दीपांश। हम सबको उन बच्चों से उस समय की कथा का पता चल रहा था। अनिल जी स्वागत है, मृगेंद्र जी स्वागत है। और अब थोड़ा सा और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। डॉक्टर के राउंड के बाद हम कमरे में दाखिल हुए तो आंखों को विश्वास नहीं हुआ। न डोमिनिक की भूमिका निभाने वाले दीपांश जैसा गोरा रंग बचा था, न वे चमकदार दूर से भी बोलती आंखें। ये तो जैसे उससे मिलता जुलता कोई और आदमी था। सिर पर पट्टी बंधी थी, गहरी चोट थी, बहुत खून बह गया था। अभी भी बड़ी हुई दाढ़ी के साथ
बालों में खून लगा था। लोगों ने बताया था कि चोट से दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में कितना नुकसान हुआ है वह कल सुबह सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। दीपांश के चेहरे पर शांति थी। वह इस एक साल में बहुत बदल गया था। हमें देखते ही हल्के से मुस्कुरा दिया, वही पुरानी परिचित मुस्कान। अब लगा हाँ, अपना ही दीपांश है। अजीत ने उड़िया लहजे में गुनगुनाते हुए कहा, ये क्या जगह है दोस्तों? पहुंचने में तकलीफ हुई होगी ये तुम लोगों को। दीपांश ने कहा, ये जगह, ये देश की पीठ का तिल है। मैं सुनकर चौंका। कई बार हम चीजों को कितने निरापद भाव से देखते हैं, लगता है वे हमारे सामने होकर भी नहीं है। जो किताब रास्ते में पढ़ता हुआ आया था वह किताब दीपांश की थी। हाँ, कुछ तिरछे हुए फॉन्ट में डोमिनिक ही तो लिखा था शायद अंग्रेजी में। ओह। हम बेड के पास पड़े वर्गाकार लोहे के स्टूलों पर बैठ गए। बैठने के बाद हमने ध्यान दिया, बेड की दूसरी तरफ रमाकांत बैठे थे, अभिनेता रमाकांत, दिल्ली के रंगमंच के एक बड़े मजे हुए कलाकार। रमाकांत और दीपांश को एक साथ हमने कई बार मंच पर देखा था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह सिर झुकाए बैठे थे। वह हमें पहचान गए थे पर बोले कुछ नहीं। हमने अंदाज़ा लगाया कि वह यहाँ विश्वमोहन और शिमौर के साथ ही आए होंगे, पर उनके साथ गेस्ट हाउस नहीं गए। दिल्ली में शुरुआती संघर्ष के दिनों में दीपांश की सबसे ज़्यादा मदद रमाकांत ने ही की थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कहाँ से शुरू करें। तभी दीपांश ने ही धीरे से पूछा, तुम्हारी फिल्म का क्या हुआ? तुम्हारी फिल्म का क्या हुआ? मैंने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए कहा, बिना हीरो के फिल्म कैसे बनती भाई, तुम तो गायब हो गए ना। जवाब में मुस्कराने की कोशिश में दीपांश के चेहरे पर दर्द की एक गहरी लकीर खिंच गई। कमरे से बाहर अंधेरा गहराने लगा। मैंने और दीपांश ने एक साथ अजीत की ओर देखा। उसकी पलकें भीग गईं। हम लोग कुछ देर बिना कुछ बोले बैठे रहे। फिर कुछ देर में नर्स के कमरे में आने पर उठ खड़े हुए। दीपांश ने हाथ उठाकर हिलाना चाहा, पर वह हल्की सी हरकत के साथ कांप कर रह गया। हाथ पर नीली नसें उभर आई थीं। दूसरा हाथ, जिसमें लगी नली से खून धीरे धीरे भीतर सरक रहा था, थोड़ा सूजा हुआ था। दीपांश के मुंह से बड़ी मुश्किल से दो शब्द निकले, तुम लोग अभी रुकोगे ना? हम दोनों ने एक साथ जवाब दिया, हाँ, हम अभी हैं। दीपांश नज़र घुमाकर बोतल से रुक रुक कर नली में टपकती खून की बूंदों को देखने लगा। उसे खून चढ़ाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम उठकर बाहर आ गए। रमाकांत कमरे में दीपांश के पास ही बैठे रहे। कॉरिडोर में अभी भी 4-5 लड़के खड़े थे। वे हमें बाहर तक छोड़ने के लिए हमारे साथ हो लिए। अंधेरे में कॉरिडोर एक लंबी सुरंग जैसी जान पड़ रही थी। अभी बहुत रात नहीं हुई थी। हमें लगा बाहर कुछ उजाला होगा, पर बाहर भीतर से ज़्यादा अंधेरा था। गेट पर भी कोई लाइट नहीं जल रही थी। दूर चौराहे पर लगे खंबे पर लटकती मर्क्यूरी की हल्की सी रोशनी वहाँ आते आते अंधेरे में मिलकर मलिन हो गई थी। शहर की गति और धीमी होकर रुक गई थी। इक्का दुक्का लोगों की आवाजाही से दूर सड़क पर कुछ परछाइयाँ खिसकती दिखाई दे रही थीं। लोग घरों को लौट चुके थे। सुबह की भीड़भाड़ और शोर शराबे वाला शहर अपने पांव से कोड़कर किसी भारी बोझिल गठरी में बदल गया था। ऐसी गठरी जिसके पेट में कई गांठें थीं। हम लगभग 9:30 बजे वहाँ से निकलकर सरकारी गेस्ट हाउस पहुँच गए थे। मैं यहीं पे विराम देता हूँ और इसके बाद ये दोनों जो मित्र दीपांश से मिलने जाते हैं वो विश्वमोहन से गेस्ट हाउस में मिलते हैं। और फिर जब ये दोनों मित्र जो दिल्ली से गए हैं और दीपांश के बारे में विश्वमोहन से मिलते हैं, तो वो योजना बनाते हैं कि ये जो दीपांश है, जो हमारे डोमिनिक की वापसी नाटक का किरदार है, मुख्य किरदार है और इतना सफल नाटक है, तो कैसे हम इसे यहाँ से दिल्ली वापस ले चलें और इसका इलाज कराएं और फिर से एक नाटक शुरू हो।
और यहीं से उन सब का फ्लैशबैक शुरू होता है। दीपांश से जो जीवन बीता है दिल्ली में, कैसे वो पहाड़ से आया था और कैसे उसने दिल्ली में नाटकों की दुनिया में सफलता अर्जित की, और ऐसा क्या हुआ कि वो इतना सफल एक कलाकार था और वो सब कुछ छोड़ के वहाँ से चला गया। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने स्वदेश हो तो एक छाया आपको दिखाई देगी कि कैसे एक इतना अच्छा लेखक जो इतना अच्छा लिखता है, अपने चरम पे होता है, एक दिन हम लोग के बीच से कहीं चला जाता है, खो जाता है। तो एक ऐसा किरदार दीपांश का है कि वो नाटकों में सफल है और 50वां नाटक है, सिल्वर जुबली मनाई जा रही है और लोग बहुत खुश हैं, मीडिया उसका इंतजार कर रहा है। नाटक का अंत ही उस दिन क्लाइमैक्स बदल देता है और क्लाइमैक्स बदल के जब नाटक समाप्त होता है और पूरी जनता खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन उसको मिल रहा है, और ऐसे समय में वो मंच के पिछले रास्ते से निकलकर कहीं खो जाता है और फिर कभी अचानक अब 1 साल के बाद उसकी सूचना मिलती है कि वो घायल अवस्था में कहीं मिला है और वहाँ पे वो एक एक्टिविस्ट के रूप में रह रहा है। और अब उसके मित्र और वो उस नाटक की नायिका और उसका डायरेक्टर वो चाहते हैं कि डोमिनिक की वापसी हो, यानी दीपांश दिल्ली आए और फिर डोमिनिक की वापसी नाटक नाम का जो नाटक था जो उनका बीच में रुक गया था वो दोबारा शुरू हो। और उपन्यास में डोमिनिक की वापसी हो पाती है या नहीं हो पाती है। प्रेम शंकर शुक्ला जी लिख रहे हैं कि कथा विन्यास और पाठ उन्हें अच्छा लगा। प्रेम शंकर शुक्ला जी धन्यवाद, और मैंने आपका भी लाइव यहाँ देखा तो ये उस डोमिनिक की वापसी का मतलब है कि उसके अंदर उसके चरित्र की वापसी, जब वो डोमिनिक जो किरदार निभा रहा है दीपांश, और वो सोचता है कि विश्व मोहन ने जो नाटक लिख दिया, मैं हमेशा 50 बार मंच पे रिहर्सल में 1000 बार ये भूमिका कर चुका हूँ, तो मैं कहाँ हूँ, इसमें डोमिनिक कहाँ है। और अंत में वो जो क्लाइमैक्स जिस दिन होता है 50वां शो सिल्वर जुबली में, वो नाटक का अंत बदल देता है। हालांकि विश्वजीत जो डायरेक्टर है वो समझ जाता है कि जब एक किरदार अपने किरदार से बाहर आके उसने अंत बदल दिया तो अब कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मीडिया आया हुआ होता है तो हीरोइन और डायरेक्टर सब मीडिया को संबोधित करने लगते हैं और पीछे के रास्ते से जो दीपांश है, जो डोमिनिक की भूमिका निभा रहा है, वो चला जाता है और खो जाता है। और अब ये सब लोग उसकी सूचना मिलने पे इकट्ठे हुए हैं और उसे वापस ले जाना चाहते हैं। और उपन्यास को पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि डोमिनिक की वापसी होती है, नहीं होती है तो किन शर्तों पे होती है, और वो वापसी क्या बाजार में लौटना ही वापसी है, क्या सफलता के पायदान चढ़ते जाना ही वापसी है, क्या हम सब लोग किसी नाम के लिए सिर्फ लिख रहे हैं या कला में हैं, क्या हम सब लोग केवल पैसे के लिए कला में हैं। तो ऐसे तमाम सवाल और द्वंद्व उस पूरी यात्रा में इसी तरह से आते हैं जैसे आपने अभी ये 2 चैप्टर शुरू के सुने, तो ये डोमिनिक की वापसी में से था। और अब मैं चाहता हूँ कि हम लोग जिस सत्र पे जैसी की बात हुई थी अर्पण जी से, तो अगर आप लोग के कोई प्रश्न हो, कोई संवाद आपकी तरफ से आए, आप लोग में से जो लोग सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ ममता कालिया जी सुन रही हैं, और नमस्ते ममता जी, और शुक्ला जी हैं, मैं जिन लोग को देख पा रहा हूँ, अनिल सांडिल जी हैं, शिखर त्रिपाठी जी हैं, मृगेंद्र सिंहदेव जी हैं, और शिखर जी हैं, ममता जी सुन रही हैं। ममता जी नमस्कार, और ममता जी का भी धन्यवाद देना था मुझे, मैं इस मंच से उनको भी धन्यवाद देता हूं। पिछले रविवार हिंदुस्तान में ममता कालिया जी का एक साक्षात्कार छपा और उनकी बातें सब उसमें छपी, विस्तार से उन्होंने साहित्य के बारे में बात की, लेकिन उनसे पूछा गया कि उनकी पसंद की एक कहानी कोई बताएं जो इन दिनों पढ़ रही हैं, तो उन्होंने मेरी कहानी घड़ा का जिक्र किया, और उनके साक्षात्कार के साथ हिंदुस्तान में रविवारीय परिशिष्ट में जो ऑल इंडिया एडिशन होता है उसमें घड़ा कहानी मेरी छपी। और अभी शायद बातचीत में घड़ा शुरुआत में किसी ने जिक्र भी किया था घड़ा का, तो वो घड़ा कहानी एक कन्या शिशु हत्या पे वो कहानी है। तो इस माध्यम से बहुत अच्छा है कि ममता जी से मैं मुखातिब हूँ, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी कहानी को इस योग्य समझा और हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबार के इस पटल पे रखा ताकि इतने सारे पाठक उसे मिल सकें। उनका धन्यवाद। और अर्पण जी का और आप में से जो भी मित्र हमें सुन रहे हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो डोमिनिक की वापसी पर के माध्यम से आज बातचीत कही, जी घड़ा कहानी का जिक्र अभी जनसुलभ पुस्तकालय की तरफ से पेज पे किया इन्होंने, तो वो घड़ा कहानी है। किसी दिन मैं कहानियों को लेके उपस्थित रहूँगा, तो उस दिन कहानियों का पाठ करूँगा।
और डोमिनिक की वापसी उपन्यास का जहाँ तक मैं कहूँ कि बहुत धीरे धीरे इसने अपनी जगह बनाई। किताब घर से छपा था उस समय, पुरस्कृत और प्रकाशित हुआ, लेकिन जैसे होता है कि हिंदी में अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत लिखा जा रहा है, तो धीरे धीरे कोई चीज़ लोगों तक पहुँचती है। लोग, पाठक अपना लेखक और उस लेखक के भी लेखन में जो विभिन्न चीज़ें हैं उनमें से वो अपने पसंद की चीज़ चुनते हैं। समय लगता है। तो आज डोमिनिक को इस तरह से चर्चा में आने में समय लगा, और अच्छा खासा समय लगा। 4-5 साल मुझे लिखने में लगे थे और 5-6 साल अब छपे हुए हो गए, तो ये आपके सामने अब उपस्थित हुआ। आप सब अगर पढ़ना चाहें तो मैं बता सकता हूं कि किताब घर प्रकाशन से छपी है किताब, और दूसरा जो है मातृभारती पे ये डिजिटल फॉर्मेट में है, जिसमें कि इसकी ऑडियो बुक भी है। तो आप में से, और फ्री टू डाउनलोड है, उसमें नथिंग टू बाय, नथिंग टू सेल, उसमें आपको ख़रीदना नहीं है। आप केवल मातृभारती पे क्लिक करके और डोमिनिक की वापसी अपने लिंक पे जाके पढ़ सकते हैं, या ऑडियो बुक के रूप में उसे सुन सकते हैं। और जो 3 संग्रह हैं, उन 3 संग्रहों के साथ में एक चीज़, जी इंदु शर्मा पुरस्कार के बारे में शिखर त्रिपाठी जी पूछ रहे हैं कि इंदु शर्मा पुरस्कार के बारे में बताएं। इंदु शर्मा पुरस्कार के बारे में मैं यही कहूँगा कि अभी अगले महीने से वो शायद ऑनलाइन ही लाइव होगा, तो दिया जाएगा। और इंदु शर्मा कथा सम्मान जो है कथा यूके के द्वारा दिया जाता है, और जकिया जुबेरी जी उसकी अध्यक्ष हैं, और तेजन शर्मा जी उसके महासचिव हैं। और हम लोग जब से लिख रहे हैं तो लगभग मैं समझ रहा हूँ कि 20-22 साल पहले से दिया जा रहा है। और मैंने कथा यूके का नाम पहली बार जब सुना था, जब मैंने उदय प्रकाश जी की वाणी प्रकाशन से एक किताब खरीदी थी, अंत में प्रार्थना उनका कहानी संग्रह था, तो उसमें उनके परिचय में ऊपर लिखा हुआ था कि इंदु कथा सम्मान से सम्मानित। उस समय मैं नहीं जानता था, कथा यूके को भी नहीं जानता था, तेजन जी को भी नहीं जानता था, और कहानियाँ भी नहीं लिखता था। बाद में मैंने गुब्बारा जैसे बताया कि लिखी। तो यूके से दिया जाता है, कथा यूके के द्वारा दिया जाता है इंदु शर्मा कथा सम्मान। इंदु जी भी हिंदी में कहानियाँ लिखती थी। तेजन शर्मा जी की पत्नी हैं रहीं, उनकी असमय किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई, और उनकी याद में जो है वो कथा यू के द्वारा ये शुरू किया गया था। मैं जहाँ तक मुझे मालूम है मैं बता सकता हूँ कि उदय प्रकाश जी को और संजीव जी को और मनोज रूपड़ा जी को और आपका असगर बजाहत साहब को, और उस समय के तमाम बड़े कथा चित्रा मुदगिल जी को, ममता कालिया जी को, और कई और बड़े नामों को ये पुरस्कार हर वर्ष एक रचना पर मिलता रहा है। हमारी पीढ़ी में ये हमारे कथाकार भाई पंकज सुबीर को मिला है, सीहोर से आते हैं। और इस वर्ष जो पुरस्कार घोषित हुए हैं उसमें बहुत अच्छी और बड़ी प्रख्यात कथाकार हैं अलका सरावगी जी, उनको मिला है, और उनके तेजपाल मेंशन के लिए। और मल्लिका के लिए हमारी पीढ़ी की कथाकार मनीष, बहुत ही प्रतिभाशाली कथाकार मनीष, और ज्ञान प्रकाश विवेक जी को मिला है एक डरी हुई औरत के लिए, और साथ में सुधाकर अदीप जी को मिला है विराट वैभव के लिए। तो ये सब बड़े कथाकार हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि हिंदी में मैं उस समय में लिख रहा हूँ जिसमें लगभग एक साथ कई पीढ़ियाँ जो है वो सक्रिय हैं, खास तौर से कथा लेखन में। अगर हम एक बार देखें तो इतनी वरिष्ठ पीढ़ी आज, मन्नू भंडारी जी भी हमारे बीच हैं अभी, और ये काशीनाथ सिंह जी हैं, और ये आपका ज्ञान रंजन जी हैं। वो मतलब कहानी की इतनी समृद्ध एक परंपरा। और अगर इसी कथाकारों में देखें तो ममता कालिया जी हैं, चित्रा मुदगिल जी हैं, मृदुला गर्ग जी हैं, मैत्रेय पुष्पा जी हैं, और उसके बाद शिवमूर्ति जी हैं, संजीव जी हैं, उदय प्रकाश हैं, प्रियम्बद हैं, योगेंद्र आहूजा जी हैं, और आपके पंकज मित्र जी हैं, और मोहम्मद आरिफ हैं, अनिल कुमार यादव हैं। एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। आप ये देखें कि हर पीढ़ी का अगर आप देखें कि मतलब 80 की उम्र के, 70 की उम्र के हिसाब से अगर देखें तो 20-25 साल के नए युवा कथाकारों को, जो अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, हंस कथा सम्मान जिसको मिला है, तो वो दोनों ही उसमें एक कथाकार बहुत युवा कथाकार हैं। और इस तरीके से नए लोगों से लेके और पुराने लोगों तक, कल ही मेरी बात हो रही थी दीपक मशाल से,
तो वो विदेश में रह के लिखते हैं, लघु कथाएं बहुत अच्छी लिखते हैं, उनका कहानी संग्रह आ रहा है। नए लोगों में अनक शर्मा को मैं पढ़ता हूँ, उनकी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। हमारी अपनी पीढ़ी में इतने सारे कथाकार हैं, जैसे मैंने कहा पंकज सुबीर को ये कथा यूके का ये पुरस्कार मिल चुका है, मनीषा कुलश्रेष्ठ जी को मेरे साथ मिल रहा है उस पर। तो गीता श्री इस समय बहुत सक्रिय और बड़ी अच्छी और चर्चित कथाकार हैं। अजय नावरिया को मैं पढ़ता हूँ, हमारे पीढ़ी के बहुत अच्छे कथाकार हैं। तो एक ऐसी पीढ़ी हमारे आसपास और सामने है। मैं कितने लोगों का नाम ले सकता हूँ, मैं भूल भी सकता हूँ। नए लोगों में मनीष वैद्य को मैं पढ़ता हूँ, मनीष वैद्य की कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह के कई कथाकार हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि कहानी का, हिंदी कहानी का एक समय है ये, और इसमें आप ये देखेंगे कि एक साथ लगभग 5 कहानी की पीढ़ियाँ जो है वो मतलब सक्रिय है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो चूंकि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, तो ख़ास तौर से शुरुआती दौर में मैंने मैत्री पुष्पा जी की कहानियों को पढ़ा है। हमारे यहाँ जो परंपरा रही उसमें मैथिली शरण गुप्त झांसी से आते हैं, सियाराम शरण गुप्त जी झांसी से आते हैं, वृंदावन। तो एक वहाँ पे साहित्य की बुंदेलखंड में एक बड़ी सशक्त परंपरा है। तो वो सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम लोग जुड़ रहे थे। जो सफ़र रहा और उसमें दिल्ली में था चूँकि, तो जिन बड़े संपादकों के संपर्क में रहा लेखन में, उसमें राजेंद्र यादव जी रहे, रविंद्र कालिया जी रहे, जिनसे मेल मुलाकात हुआ, जिनको हम लोगों ने पढ़ा, जिनसे मिलने बात करने का मौका मिल जाता था, तो वो लोग रहे और उनसे मिलते रहे। तो उन सब के मैं समझता हूँ कि एक लेखक का लेखन उसके अकेले का लेखन नहीं होता है, वो बहुत सारे लोगों की स्मृतियों का एक कोलाज होता है। और आज अगर मैं हूँ तो मेरे साथ मेरे समकालीन कथाकारों की एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है। इतने सारे कथाकार अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, जिसमें आकांक्षा पारे इतना अच्छा लिखती हैं, अल्पना मिश्र जी इतना अच्छा लिखती हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं और बहुत सशक्त कथाकार हैं। और कहानी और साथ साथ उपन्यास में उन सबका बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण काम है। और जैसा कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि कहानी और ख़ास तौर से उपन्यास जो है वो बड़ी एक श्रम साध्य विधा है। वो ऐसे आप अगर स्वतः स्फूर्त आपको कोई कहानी नहीं आती, आपको उसका आइडिया आता है, लेकिन जब आप वो कहानी कागज़ पर उतारते हैं, लिखते हैं या टाइप करते हैं, तब आपको उसके ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और हम सब जैसा जानते हैं कि हिंदी लेखन में ऐसा नहीं है कि आप फुल टाइम राइटर नहीं हो सकते जब तक आपकी कोई आय का स्रोत नहीं है। तो अपना नौकरी करते हुए, काम करते हुए जिस तरह से पढ़ने का समय निकालना मुश्किल होता है, उसके बाद लिखने का समय निकालना और मुश्किल होता है, और ऐसा कुछ लिख पाना कि जो एक जगह ठहर के कोई पढ़ा जाए, तो वो एक बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी लोग लिख रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो नए लोगों ने जो कहानी हाल ही में लिखना शुरू किया, उसमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। उसमें रूपा सिंह की कहानी बहुत चर्चित रही, वो छल्ला जो बात थी, हंस में छपी थी जो। और नए लोगों में अंजू शर्मा बहुत अच्छा लिख रही हैं, विजय तनवीर बहुत अच्छा लिख रही हैं, उन सब के कहानी संग्रह आए हैं। और मैंने अभी हाल ही में एक उपन्यास पढ़ा है 1/2 सुजाता जी का, और उस पर मैंने लिखा भी था, वो अभी उनकी समीक्षा प्रकाशित होने वाली है। तो स्त्रियां जो हैं इस समय में बहुत अच्छा लिख रही हैं। सपना सिंह का कहानी संग्रह आया था अभी हाल ही में, जो प्रज्ञा पांडे जी का आया था। नए लोगों में प्रज्ञा रोहिणी जो हैं, उनका अभी उपन्यास आया है, वो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन उनकी कहानियाँ मैंने, मन्नत टेलर नाम से उनका संग्रह आया है। तो बहुत प्रॉमिसिंग कहानियाँ हैं और बहुत कंसिस्टेंटली लिख रही हैं। तो प्रज्ञा जी की कहानियाँ भी मैंने पढ़ी। हमारे मित्र सुधांशु जी भी कहानी में लौटे हैं, सुधांशु गुप्त, और बहुत ठहर के उन्होंने बहुत लंबा समय लिया, वो बहुत गैप के बाद वो कहानी में लौटे हैं। जैसे सपना सिंह बहुत दिनों के बाद लौटी हैं, तो उन्होंने बहुत काम किया। और अगर मैं देखूं इस समय में जो बहुत जिन लोगों ने अपनी कहानी से एक विशेष बिल्कुल अलग जगह बनाई है, तो उसमें मनोज रूपड़ा की कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हैं भाषा के रूप में। योगेंद्र आहूजा जी जब जिस तरीके से लिखते हैं, तो बिल्कुल एक अलग दुनिया में वो हमें ले जाते हैं, उनकी रचनाएं बहुत पसंद हैं। किरण सिंह की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा, जिनकी कहानियों ने मुझे प्रभावित किया, और हम लोग के समकालीन, मतलब जो मेरी यात्रा थी हंस में, लगभग वही समानांतर यात्रा उनकी भी थी। और कई ऐसे अंक मिल जाएंगे आपको हंस में जिनमें मेरी और उनकी कहानी साथ में छपी, जैसे रजत जयंती विशेषांक में सत्यवान सावित्री उनकी छपी थी और मेरी
परछाइयों के शहतीर छपी थी। इसी तरह इसी क्रम में मैं एक नाम लेना चाहूँगा मधु काकरिया जी का। मधु काकरिया जी का लेखन मुझे हमेशा से बहुत पसंद रहा, उनकी युद्ध और बुद्ध कहानी मुझे बहुत पसंद है। और अगर और लोगों की बात करें तो ऐसे कई नाम हैं, और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मतलब एक कथा संसार इतना, हिंदी कथा संसार वर्तमान समय में इतना समृद्ध और इतना वैविध्यपूर्ण है, इतने लोग हैं, इतना अच्छा लिखा जा रहा है कि कोई पाठक ये नहीं कह सकता कि हिंदी में ये अला चीज़ नहीं है या फला चीज़ नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपकी दृष्टि में नहीं पड़ी है। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको हर विषय पे कहानी मिलेगी, अच्छी कहानी मिलेगी, हर तरह की मिलेगी, हर क्षेत्र की कहानियाँ आपको मिलेगी। भालचंद्र जोशी की जैसे आप पढ़ेंगे वो अलग तरह की कहानी लिखते हैं, शेखर मलिक अलग तरह के नए कथाकार हैं, उनकी कहानी अलग है। अगर आप अखिलेश जी की पीढ़ी पे जाएंगे तो अखिलेश जी का एक पूरा अलग अलग रचना संसार है, उनकी जो अभी निर्वासन उनका उपन्यास आया। तो मामला है पढ़ने का। और एक और बात मैं आपके माध्यम से, जैसे आप सब लोगों ने ये पटल दिया मुझे, तो मैं कहना चाहता हूँ वो ये बात कि केवल लेखक की जिम्मेदारी नहीं होती है, भाषा को, साहित्य को और विधाओं को बचाना पाठक की भी जिम्मेदारी होती है। जिस समाज में साहित्य खत्म हो जाता है, गुणग्राहता खत्म हो जाती है, उस समाज का लेखक भी टूट जाता है। वो कोई दूसरी विधा में या दूसरी भाषा में लिख, जैसे मैं ही नाटकों में, फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्रीज में लिख के फिर कहानियों में आया, लेकिन कहानियों ने मुझे क्यों पकड़ा? क्योंकि कहानियों का मुझे पाठक मिला, लोगों ने पढ़ा और उससे जुड़े तो मुझे हौसला मिला। और वो पहली कहानी गुब्बारा ही पढ़ के जब लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, जब वो बदबू छपी, तो ऐसे पहले संपादक होते थे जो उस लेखन को आगे लाते थे और पाठकों तक रखते थे। ऐसे गुणग्राही, ऐसे गुणी पाठक भी होते थे, सुधी पाठक भी होते थे जो पढ़ के उस कहानी को उसके मुकाम तक पहुंचाते थे। मैंने कहानियों के लिए संजीव जी को, शिवमूर्ति जी को और बलराम जी को संपादक के रूप में, बलराम जी भी साहित्य अकेदमी के संपादक बने, की पत्रिका के संपादक बने। मैंने उन लोगों को दूसरों की कहानियों के लिए लड़ते हुए देखा है। रविंद्र कालिया जी को, कि मतलब एक युवा लेखक की कहानी के लिए जगह बनाना, उसके लिए लड़ जाना, उसको वो उसका स्पेस दिलवाना, ये राजेंद्र यादव जी ने किया अपने समय में। और आज भी वो परंपरा रचना जी ने कायम रखी है, जो हंस कथा सम्मान की है और पत्रिका जारी रखी है। तो ये सब किसके लिए सारी लड़ाई है? सारी लड़ाई है पाठक के लिए, कि अच्छा लिखा जाए, अच्छा छपे और वो लोगों तक जाए। तो वहाँ से जब बाउंस बैक करके एक प्रतिक्रिया आती है और लगता है कि हाँ, हम आपको पाठक मिल रहे हैं और आपको पढ़ा जा रहा है, तो लेखक को भी आनंद आता है। एक चुनौती, जैसे ये लोग कहते हैं, कई बार बात होती है कि पुरस्कारों के लिए नहीं लिखा जाता। बिल्कुल सही बात है। कोई लेखक, आज से 10 साल पहले जब मैं डोमिनिक की वापसी लिख रहा था तो मुझे कोई ये नहीं था कि ये किताब घर प्रकाशन से इसको आर्य स्मृति सम्मान मिल जाएगा और ये पुरस्कृत होगी और छपेगी, या ये कथा हिंदू कथा सम्मान मिल जाएगा, या कहानियों को कोई पुरस्कार मिल जाएगा। जैसे कितने साल बाद, कितनी कहानियां लिखने के बाद मेरी एक कहानी जो है और गिलहरियां बैठ गईं, उसको रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार मिला। लेकिन क्या जब 20 साल पहले या 15 साल पहले मैं उस कहानी के बारे में सोच रहा था तो मुझे पता भी था कि क्या इस तरह का कोई पुरस्कार दिया जाता है रमाकांत जी के नाम से? नहीं पता था मुझे। तो लेखक किसी इसलिए नहीं लिखता कि ये कितनी बिकेगी, कितनी छपेगी, पुरस्कृत होगी, नहीं होगी। लेखक का हासिल तो ये है कि एक पाठक भी, अगर मैं एक दिन बात अभी कर रहा था, तो लेखक जो है सच्चा, वो तो ये देखता है कि कोई एक पाठक उसकी कहानी या उपन्यास पढ़ के उस मोती को ढूंढ निकाले जो अपनी तई, अपनी समझ से उसने अपनी रचना के भीतर कहीं छुपा दिया है। और अगर वो एक पाठक भी एक कहानी को गुब्बारा पढ़ के, जैसे मुझे शुरू में कई जो लोगों को फोन आए, तो वो मिल जाता है आपको। अब जैसे ममता कालिया जी को ने मेरी कहानियां पढ़ी, उन्हें घड़ा पसंद आई। अब ये उनकी पसंद है, हमने तो, मेरे को लिखे हुए तो ये 13 साल पुरानी कहानी थी, लेकिन उनको पीछे से वो घड़ा पसंद आई। तो वो एक पाठक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो उस कहानी या उस रचना में छुपा हुआ वो मोती ढूंढ लाता है, जो लेखक अपने तई बहुत कला से उसे विकसित करके और उसको प्लांट कर देता है उसके अंदर। और वो देखता है कि तारीफ तो सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ अच्छा लिखा, अच्छा लिखा, लेकिन उस मोती तक, उस खास बात तक कौन पहुंच पाता है? और वो गुणग्राह्यता जिस समाज में बनी रहती है, तो वो चुनौती स्वीकार करने के लिए लेखक भी आते हैं, लेखक पैदा होते हैं। और लेखक को कोई एकेडमी या कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं बनाता। यूनिवर्सिटी, एकेडमी पाठक बनाती है।
पढ़ने की परंपरा विकसित करती है, पढ़ने की एक जो जीवन शैली है वो विकसित करती है, लिखने पढ़ने की बात को प्रमोट करती है। लेखक नहीं पैदा कर सकती, लेखक समाज पैदा करता है, लेखक समय पैदा करता है, लेखक आंदोलन पैदा होता है। लेखक आप अपने आप समाज के उद्दोलन से, समाज के आंदोलन से वहां से उठ के आता है। कितने लोग कहते हैं कि वो कविता की कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती, ये गारंटी के साथ कोई कोर्स नहीं हो सकता कि 3 महीने का कोर्स करके कोई अच्छा कवि, अभी शुक्ला जी हमारे साथ थे, तो कोई मणिमोहन मेहता जी को अभी मैं इस पर सुन रहा था, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती कि 5 महीने का कोर्स कर लो आप, 6 महीने का, और आप कवि हो जाओगे, या आपकी कविता उस तरह से अच्छी होगी, या आप कहानीकार हो जाओगे, या आप उपन्यासकार हो जाओगे। यूनिवर्सिटी आपको पढ़ने का सलीका देती है कि अच्छा जो लिखा गया उसे आप कैसे पढ़ें, कैसे समझें, और उसको सही रूप में विन्यासित करके विस्तार से आप उसकी विवेचना कर सकें, अपने जीवन में उसे उतार सकें, या कुछ उससे समझ सकें, या अपने जीवन को कुछ तरह से उससे एक आलोकित कर सकें। तो वो यूनिवर्सिटी समझ आपको देती है, एप्रिशिएशन की समझ देती है, अंडरस्टैंडिंग की समझ देती है। लिखना अगर आप सीखेंगे तो वो आपके अंदर होगा, तो उसके लिखते पढ़ते आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी, एकेडमी और ये प्रतिष्ठान होते हैं, चाहे वो संपादन, तो मैं नहीं समझता कि कोई आलोचक या संपादक या कोई विश्वविद्यालय का प्रोफेसर किसी को लेखक बना सकता है। लेखक समाज बनाता है, लेखक समय बनाता है। लेकिन ये लोग जो निर्मित करते हैं, ये वो संस्कार पैदा कर सकते हैं पढ़ने के, पढ़ के अच्छे लेखन को समझने के, उसे अप्रिशिएट करने के। और इसी की कमी आज धीरे धीरे मैं देखता हूं कि हिंदी का पाठक उस तरीके से कम हो रहा है। ऑनलाइन पाठक बढ़ा है, तो अब माध्यम भी बदलने पड़ेंगे, तो ऑनलाइन पढ़ा जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ममता जी शुक्रिया, और आप हैं लगातार बनी हुई हैं हमारे साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े लेखकों को अगर पलट के देखें, चाहे वो भुवनेश्वर हों या दूसरे कितने ही बड़े लेखक हुए हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से BA, MA, MPhil या PhD करके आते रहे हों, या वो इस तरह से। तो वो अपने समाज से आते हैं, समय से आते हैं। और हमारे समाज में इतनी विद्वताएँ और विरोधाभास हैं कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने बात में, और यहाँ भी मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जब लगे आपको कि साहित्य की जगह खत्म हो रही है, कविता हो रही है, कि कविता और कहानी की वही असली समय और जगह है। क्यों? क्योंकि जो सत्ता होती है वो सबसे पहले आपके विवेक को, आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म करना चाहती है। और समझने की शक्ति जिस समाज में होती है, कि जब आपको लगे कि कविता कहानी के लिए प्लेटफॉर्म खत्म हो रहे हैं और अब कोई जगह नहीं है, ये कोई समय नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, तो मान लीजिए कि ये अपने आप स्वतः स्फूर्त नहीं हो रहा है। ये जानबूझ के सत्ताएं करती हैं, चाहे वो धर्म की सत्ता हो, चाहे वो बाजार की सत्ता हो, चाहे वो राजनीति की सत्ता हो। ये सारी सत्ताएं मिलके समाज की समझने, विचार करने और अपने समय की आलोचना करने के विवेक को नष्ट कर देना चाहती हैं। इसलिए जब लगे कि इनके लिए जगह नहीं है, तब वहाँ जगह छोड़ने की बात नहीं है, फिर ज़मीन पकड़ के लिखने की ज़रूरत है, और लिखा जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए। चाहे एक पाठक हमारे पास रहे, एक श्रोता हमारे पास रहे, हमें अपनी बात मुकम्मल तौर पे कहनी चाहिए, और तभी हमारी बात कहीं पहुँचेगी और आप सबसे जुड़ेगी। आज आप सबसे मुखातिब होकर इस पेज के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक बने रहे। मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, शिवरात्रि।